एक चीज मैंने और आपको कल बताई थी कि मैंने आपको दो शेप्स को, तीन शेप्स को, चार शेप्स को आपस में कंबाइन करना है पाथफाइंडर। तो वो भी आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत सारी शेप्स यहाँ पे देख रहे होगे जो सिंगल शेप से नहीं बनी। जैसे ये एक नजर आ रही छोटी सा क्लाउड, ये वाला, ठीक है। ये हार्ट आपको नजर आ रहा है। ये हार्ट को भी आप बहुत आसानी से बना सकते हो। दो सर्कल्स को आपस में जोड़ के आराम से ये आपका बीच में से शेप निकल आएगी। ये बहुत सारी शेप्स हैं जो सिंगल आपकी शेप से नहीं बन सकती, उसमें दो या दो से ज्यादा शेप्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। तो इसके लिए, या ये होम आपने देखा होगा बना, हट है ऊपर, ऊपर इसका जो है वो रूफ टॉप है, एक स्क्वायर है, बाकी छोटे छोटे दो स्क्वायर्स और भी हैं, और ये थोड़ा सा बेंड किया हुआ है सेंटर से आपका एक रेक्टेंगल। अगर चाहो इसको सिंगल शेप भी बना सकते हो। वैसे तो ये एक दो तीन चार शेप्स हैं, ये होम में चार शेप है। डोर है, एक आपका स्ट्रक्चर है होम का, एक उसका रूफ टॉप है, एक छोटी सी चिमनी बनी हुई है। तो अगर आप देखो तो इसमें कितने रेक्टेंगल्स यूज में, एक दो तीन चार, ठीक है। सिर्फ उसको फिर थोड़ा सा रिलोकेट किया गया, एडजस्टमेंट की गई है एंकर्स के साथ। तो ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। ये एनवेलप आपने देखा, एनवेलप में एक तो रेक्टेंगल नजर आ रही है, एक इसके ऊपर ट्राइंगल बनी हुई नजर आ रही है। आपको क्या ख्याल है, ऐसा ही है कि कुछ और है? एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल आपको बनी हुई दिखाई दे रही होगी, ये ग्लोब सा बना हुआ है, ठीक है। एक सर्कल है और दो आर्क्स हैं, और एक ऊपर एक नीचे, एक दरमियान में स्ट्रेट लाइन है। बनाना कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। ये जितनी भी आपकी शेप्स है सारी सारी मोस्टली आप इजीली बना दोगे। तो उसके लिए कुछ आपको ऑप्शंस को सीखना पड़ेगा। तो अगर हम उन्हीं ऑप्शन से स्टार्ट कर लें, क्योंकि कल हमने काफी टेक्स्ट के ऊपर बात की, मजीद बात को हम अभी के लिए, एक आपने ये टूल भी देखा, रोटेट आर, जिससे आप एक पॉइंट को मूव करते हो, उसके अराउंड आप बाकी ऑब्जेक्ट को लाइन अप कर लेते हो एंगल के ऊपर। ये आसान सी एक ऑप्शन थी। और एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट की। रोटेट के साथ ही एक ऑप्शन है रिफ्लेक्ट की। पहले ये कर, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि हम हार्ट बनाएंगे, हम शील्ड बनाएंगे, हम हार्ट बनाएंगे। अगर आप शील्ड देखो, हार्ट देखो, या फेस देखो, या बटरफ्लाई देखो, क्या दोनों साइड सिमेट्री होती है? कि एक चीज अगर बना लो दूसरी बन जाएगी? बटरफ्लाई भी इसी तरह होती है, फेस का एक हिस्सा बना लो दूसरा बना लो बन जाएगा। बॉटल भी हाफ बना लो बाकी सब बन जाएगा। शील्ड बनानी, हाफ बना लो बाकी सब बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें किस तरह क्रिएट होती हैं? आज रिफ्लेक्ट टूल को पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारा टूल का नाम है रिफ्लेक्ट टूल। ये इसलिए मैं करवाना चाह रहा हूं कि रोटेट के साथ ये मौजूद है, रोटेट के साथ ही ये मौजूद है। मैं चाह रहा हूं ये दोनों टूल्स इकट्ठे हो जाए, खत्म। रोटेट हमने कल थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया था, आज हम रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट में स्टूडेंट्स अगर गौर करो, इस तरह का बॉक्स आएगा। रिफ्लेक्ट की भी शॉर्टकट की है, जैसे आप प्रेस करोगे उसी तरह एक छोटा सा प्लस आ जाएगा जिस तरह रोटेट में आता है, और उसको मूव करके ड्रैग करके उस जगह पे ले जाओ जिसके ऑपोजिट आपने रिफ्लेक्ट क्रिएट करना है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो टूल का नाम है वो है रिफ्लेक्ट टूल। यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। आज इसकी प्रैक्टिस रोटेट के अलावा ये टूल अवेलेबल है, और इसको आप यहाँ पे जाके, मैं पहले ऊपर हेडिंग लिख देता हूँ, करेक्टर पैनल में जाते हैं। करेक्टर पैनल में स्टूडेंट्स एक चीज़ आप नोट कर लो कि जब कभी ये वैल्यूज आपकी डिफरेंट कर दी जाए, मिसाल के तौर पे ये मैं चेंज कर देता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यूज क्या करने के लिए होती हैं। ये वैल्यू चेंज कर देता हूँ, आपको भी मैं इसका जो है एग्जैक्टली बताता भी हूँ ये क्यों करते हैं। इसमें आपको दो का पता होगा, बल्कि तीन का। एक तो फॉन्ट सेलेक्ट करना, ये ऊपर ये कैरेक्टर पैनल में जब जाते हो तो आप फॉन्ट सेलेक्ट करते हो ना, यहां से भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये फॉन्ट्स हैं सारे, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है वो आप सेलेक्ट कर लो। लाइक आई वांट दिस फॉन्ट, ठीक है। ये फॉन्ट ले लिया। नंबर 1, टच टाइप टूल का कल मैंने आपको बता दिया था, यहां से फॉन्ट साइज होता है, जो भी आप फॉन्ट साइज देना चाहो। और ये नीचे जो होता है बेस लाइन होता है। ये बेस लाइन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी पाथ के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखते हो
तो उससे फासले के लिए सेट किया जाता है बेस लाइन ऊपर या नीचे। ये जब आप कर दो स्टूडेंट्स, वालेकुम, जब ये कर दो तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को राइट करना है, और टेक्स्ट जो आपने अभी लिखना है वो रिफ्लेक्ट टूल को एक्सप्लोर करने लगे हैं। रिफ्लेक्ट टूल को एक्सप्लोर करने के लिए आपको जो चीज चाहिए होती है, अगर आपको मैं ये कहूँ ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसकी रिफ्लेक्शन आप देना चाह रहे हो, अब इसको रिफ्लेक्ट आपने नीचे की तरफ करना है या आपने लेफ्ट राइट करना है। आसान से ट्रिक बताऊं, आपने टूल पे जाना है, ये है रिफ्लेक्ट टूल, ओ इसकी शॉर्टकट की है, ओ इसकी आर थी ना रोटेट की, इसकी ओ है। अच्छा, ओ पे जैसे ही आपने क्लिक किया एक छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है, ये प्लस है छोटा सा, आप इस पॉइंट को मूव करके इधर ले आओ, इधर ले आओ, नीचे रख दो, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, जिस साइड पे रिफ्लेक्शन चाहिए है, जिस साइड पे रिफ्लेक्शन चाहिए आपको, ये चाहिए कि ये ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी रिफ्लेक्शन नीचे आ जाए, तो फिर इस पॉइंट को उठा के इधर ले आओ, इस जगह पे लाने के लिए ऑल्ट क्लिक, ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन है, और ये हॉरिजॉन्टल आ गई, ये वर्टिकल है। अभी मुझे करंट सिचुएशन में क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल, और ये कॉपी पे क्लिक करना है, ओके ना करना, ओके करेंगे तो ये हो जाएगा ओरिजिनल गायब, कॉपी करेंगे तो ओरिजिनल भी रहेगा और उसकी रिफ्लेक्शन वाला कंटेंट भी आ जाएगा, लाइक दिस, देख रहे हो। ये आसानी से आपने ये, हाँ जहां तक आप कहते हो कि सर रिफ्लेक्शन थोड़ी सी लाइट कर दो, ओपेसिटी, ये काम आपको एक तरीके से मैंने पहले भी करवाया था, उसके लिए फिर आपको तो मेहनत करनी पड़ती थी। आप क्या करते थे, उसको ऑल्ट के साथ ड्रैग करते थे, फिर फ्लिप करते थे, फिर ओपेसिटी डाउन करते थे, काम तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन एक वे ये भी है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी कंटेंट जब आप बनाते हो, जैसे ये है, ये ऊपर वाला, इसकी एक कॉपी और निकाल लेते हैं, ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन क्रिएट की। वर्टिकल करने के लिए आपने इसमें देखना है कि वर्टिकल कैसे, और सिंपल इसका शॉर्टकट की होती है ओ, अगर ओ भी आप प्रेस करो तब भी एक छोटा सा प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ये कॉर्नर पे। अगर आप चाह रहे हो कि इसको वैल्यू को चेंज नहीं करना, यहीं पे रखना है, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ऑल्ट के साथ क्लिक करना मस्ट है, और ये इसका वर्टिकल रिफ्लेक्शन उस साइड पे आ गया। कॉपी पे क्लिक करो, प्रीव्यू अगर नहीं दिख रहा तो आपको ओरिजिनल दिखेगा, ओरिजिनल दिखेगा, इसकी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं दिखेगा, तो प्रीव्यू ऑन रखना है, नंबर 1। नंबर 2, ओरिजिनल को भी रिटेन रखना है, तो कॉपी पे क्लिक करना है। देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपके कंटेंट का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन आपका क्रिएट हो रहा है। प्रीव्यू का मतलब होता है कि जो आपका रिफ्लेक्शन होने जा रही है वो देखनी भी है साथ साथ ही स्क्रीन पे, वरना दिखाएगा नहीं आपको, ओके करने के बाद आपको नजर आएगा रिजल्ट। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो रिजल्ट नजर आता रहेगा जो भी होने जा रहा है, और प्रीव्यू अगर ऑफ होगा तो रिजल्ट जो आने वाला है वो ओके करने या सॉरी कॉपी करने के बाद नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। मैं दोबारा से एक चीज आपको और बताऊं, ये देखिएगा, आपको रिफ्लेक्शन से ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसमें एक पार्ट आपको क्रिएट करना हो और उसका सिमेट्री अप्रोच, सिमेट्री का मतलब एक हाफ आप बनाओ, एक हाफ कोई बटरफ्लाई का कंटेंट है, हार्ट शेप है, कोई आपका लीफ का पार्ट बनाना, कोई शील्ड बनानी है, शील्ड का एक पार्ट बना लो, दूसरा पार्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं जरूरत, वो इसलिए जरूरत नहीं कि एक हिस्सा बन जाता है, पेन टूल से बना लेते हैं, एक हिस्सा बन जाता है, एक हिस्सा बनने में थोड़ा 19-20 भी हो जाए तो बुरी लगनी शुरू हो जाती है, बैलेंस खराब हो जाता है। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफिकल जो ग्राफिक्स डिजाइनर्स होते हैं उनके बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर शेप आउट ऑफ बैलेंस हो जाए बुरा लगता है ना, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाए थोड़ा सा बुरा लगता है ना, सिमेट्री नहीं रहती, तो ये चीज आपको शेप्स में भी होती है। अब अगर मैं इसको क्रिएट करना चाहूँ, शेप को बैलेंस करना चाहूँ, शेप को पेन टूल के साथ बनाता हूँ शेप को, ये देखो जी, पेन टूल से एक सिंपल सा हार्ट बनाते हैं। हार्ट बनाने के लिए एक काम करते हैं, रूलर को ऑन करो और एक जो आपको सिमेट्री क्रिएट करनी है उसके लिए रूलर ऑन कर लो ताकि मैं गाइडलाइन लगा सकूं, क्योंकि गाइडलाइन के एक तरफ एक हिस्सा, दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा बनाना है, लाइक दिस। ये गाइडलाइन आ गई, गाइडलाइन मैंने जानबूझ के ऑन की है, अगर नहीं भी करेंगे कोई मसला नहीं है, बना लोगे तो
आपको गाइडलाइन का एक साइड आपने बनानी है, दूसरी बनाने की जरूरत नहीं। अब ये देखिएगा, पेन टूल क्लिक किया। सबसे पहले तो आपने स्क्रीन के ऊपर पेन को देखना है, स्ट्रोक को देखना है, तो स्ट्रोक को ऑन कर दो। इस वक्त स्ट्रोक ऑफ है, स्ट्रोक बना लेते हैं। चलो 0.5 पॉइंट्स का हमने स्ट्रोक ऑन कर दिया, ब्लैक कलर का। ठीक है, अगर आप कलर चेंज करना चाहो, स्ट्रोक की वेट चेंज करना चाहो, कर लेना। फिर इस टूल को आप क्लिक करके ये सेटिंग कर लेना। करने के बाद ये देखो, मैंने यहां से अपने हार्ट का एक पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट बनाना शुरू किया। क्लिक किया, ड्रैग करके ये ये और यहां पे आके थोड़ा सा इसको शेप को कोशिश की हार्ट की सही बन जाए। लो जी, बन गई। ठीक है, इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं, वो है ना आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन, उससे आप बाद में भी चेंज कर लेना। हाफ मैंने बना दी। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाह रहा, एक तो ये है स्टूडेंट्स, इसको कंटिन्यू करके ना वैसी शेप जो इसके इस तरफ बनी है इस तरफ बनाने की कोशिश करो, शायद बन जाए। हैं, शायद बन जाए, शायद अच्छी ना बने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। चलें बना ही लेते हैं, ट्राई करते हैं। ले लो, शेप कंप्लीट हुई। अब जरा गौर करो, क्या ये बैलेंस सही है इसका? एक तरफ कुछ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ नजर आ रहा है, सही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि आप एक साइड बना दिया करो, चाहे वो शील्ड हो, चाहे कोई लीव हो, चाहे बटरफ्लाई हो, चाहे कोई फेस हो, एक साइड बना लो, दूसरी बनाने की जरूरत नहीं। अंडू करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ चलें, इसको यहां तक मैंने रखना था, अब इसको कंटिन्यू नहीं करना। अब मुझे बताओ इसको डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे? डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं, दूसरा टूल भी जा सकते हैं, या आप एंटर कर दो। क्या कर दो? एंटर कर दो, या किसी टूल पे क्लिक कर दो, या स्केप कर दो। तीनों ट्रिक्स हैं। किस लिए? पेन को स्टॉप करने, या डिस्कनेक्ट करने के लिए। जब ये कर दिए जनाब, अगला काम आपका इस शेप को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन से होगी ना। अगर आपने इस शेप में चेंजेस करनी है तो वैसे तो सिलेक्शन टूल से इसकी विड्थ वगैरह एडजस्ट करनी हो, कुछ ऐसे वैसे आप कर लेना तरीके से, जितनी आपने इसकी मजीद सेटिंग करनी है। और अगर इसके एंकर्स पे वर्क करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दिख रहा है एंकर, ये इसको थोड़ा सा आपने ऐसे करना था। मतलब जो भी करना है कर लो एक दफा तसल्ली से। करने के बाद सिलेक्ट करो इसको, और सिलेक्ट करने के बाद अब टूल कौन सा अटेम्प्ट करना है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका एक पॉइंट यहां करके कहीं नजर आ रहा है, मुझे बताओ कहां नजर आ रहा है? ये है, इसी तरह जैसे रोटेट में नजर आता है। अच्छा, इसको अब आपने इस हार्ट का ये वाला पार्ट इस तरफ भी लेके आना है ना, राइट साइड पे। तो बेहतर है कि आप यहां पे क्लिक कर दो, या यहां पे क्लिक कर दो, या यहां पे क्लिक कर दो। यहां पे कर देते हैं ऑल्ट के साथ हैं। अब एक गड़बड़ हुई है, मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ क्या हुई है। कैंसिल करते हैं, दोबारा से देखो। एक चीज का आपने ख्याल रखना है स्टूडेंट्स, कोई एंकर आपका एक्टिव ना हो। इस वक्त एक एंकर एक्टिव था, मैंने उसको नहीं देखा, वो ये है। ये एंकर ऑन है, ऊपर वाले ऑफ हैं, ये एंकर क्या है? ऑन है। तो आप इसको पहले तो डीसेलेक्ट कर दो, जाके साइड पे क्लिक करके ऐसे दोबारा से सिलेक्शन ऑन करो। अभी कोई एंकर आपका कहीं सिलेक्ट तो नहीं है पूरे सरफेस पे? नहीं है। पिछली बार गलती से ये एंकर यहाँ पे ऑन था, इसी वजह शेप बिगड़ गई। ये जरा एहतियात, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसके बाद आपने रिफ्लेक्ट पे क्लिक करना है। अभी आपके सारे एंकर सिलेक्ट है ना, नो प्रॉब्लम, सारे एंकर सिलेक्ट है। ये देखो, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। ये ना हो कोई एंकर सिंगल सिलेक्टेड हो तो शेप खराब हो जाएगी। सारे एंकर सिलेक्टेड हो। ओके, उसके बाद आपने यहां पे आना है, या यहां पे आ जाओ, कोई मसला नहीं, यहां पे आ जाओ, और यहां पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। क्या उसकी दूसरी साइड कंप्लीट हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई वर्टिकल ऑन होने की वजह से। हॉरिजॉन्टल नहीं करना, हॉरिजॉन्टल इस तरह हो जाएगा ऊपर नीचे, वर्टिकल इस तरह। और ये एंगल भी दे सकते हो इस तरह, जिसका एग्जैक्टली क्या डिग्री वर्जन होगा? 90। क्या होगा? 90 डिग्री।
या ये कर दो, एक ही बात है। ये यहाँ एंगल में जाके 90 कर दो, ये 0 डिग्री है, बिल्कुल उसके ऊपर चला गया। और ये आपका एक तरह से हॉरिजॉन्टल व्यू है, ठीक है। ये भी कर सकते हो क्लिक, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, या यहां से कंट्रोल कर लो, एक ही बात है। करने के बाद अगला काम क्या करना है आपने, कॉपी, ये लो। इसका मतलब है अब कम से कम ये तो हमें कंफर्म है कि शेप की दोनों साइडें एक जैसी है। पिछली बार डाउट था ना, जब बल्कि डाउट गया था, नजर आ रहा था शेप एक जैसी नहीं बनी थी। तो इसका मतलब जब कभी आपने ऐसी शेप से बनानी हो जिसकी दोनों साइड एक जैसी रखनी हो, उसके लिए क्या यूज कर लो, रिफ्लेक्टिव। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग। ये दो शेप्स हैं, सिंगल नहीं है जनाब, ये दो हैं। मुझे ये बताओ, क्या इनमें कलर डाल सकते हैं? क्वेश्चन है आपसे। दो अलग अलग शेप्स हैं, दरमियान में गैप भी है। गैप आपको दिखाऊं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, यहां से भी नहीं है, नीचे से भी नहीं है, दो जगह ये मिल रही है ना आपस में, तो दोनों जगह पे ये क्या है, डिस्कनेक्टेड। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा अगर तो आपने इसको सिंगल करना है। बड़े इंटरेस्टिंग स्टेप बताने लगा हूं। अभी ये दो अलग अलग शेप है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपको इन शेप्स के अंदर कलर फिल करना चाहूं तो मैं बिल्कुल प्रॉपर्टीज में जाके कलर दोनों का अलग अलग सेट कर सकता हूं, लाइक ये। इसका करना है तो इसमें मैं अलग से कलर दे दिया, दो अलग अलग कलर हो गए। ये क्यों दो अलग अलग हुए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही अलग अलग है। अब अगला क्वेश्चन, इसको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे बनाना है, हैं? कर दूं क्या? अब आप कहोगे सर ये दो ऑब्जेक्ट जो बन गए इनको इकट्ठा कैसे करते हैं, इसको टेक्निकली बोलते हैं ज्वाइन कैसे करते हैं, इनको मिलाते कैसे हैं ऑब्जेक्ट्स को। अब मैं ये दिखाने के लिए फिलिंग ऑफ करने लगा हूं। फिलिंग जरूरी नहीं ऑफ करना, सिर्फ दिखाने के लिए ऑफ कर रहा हूं ताकि आपको लग पता जाए कि ये आपस में ज्वाइन कैसे हुए। फिर मैं थोड़ी देर में यहाँ पे एक शील्ड भी बना के दिखाऊंगा, उसको फिर मैं ज्वाइन करवाऊंगा, उस वक्त आपसे पूछूंगा कि कैसे किया मैंने। अभी मैं खुद करके दिखाने लगूं, अगला जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो आपसे क्वेश्चन करूंगा कि कैसे करना है, स्टेप बताओ। अभी यहाँ पे इसके स्टेप्स क्या हैं कि इनके एंड के ऊपर एंकर्स होंगे, अगर आप गौर करो जब आप इस शेप को क्लिक करते हो, ठीक है। अच्छा, ये बाल का ना डबल क्लिक करने से ये इसको कैप्चर कर लेता है लेयर बाय लेयर, यहां से आप आउट हो जाया करो ऐसे, ये आउट है, एग्जिट, यहां से आप आउट हो जाओ, ठीक है। अब दोबारा से देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इनको आप सिलेक्शन टूल से मुकम्मल देख सकते हो और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप एंकर वाइज इसके ऊपर एक्शन कर सकते हो, पता है ना सबको। अब यहाँ पे अगर आप लेयर पैनल को सामने ले आओ तो मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ये देखो। ये आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था जो बाद में बना, ये वो है जो ओरिजिनल था जो पहले बनाया था। और इन दोनों के साथ ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, पाथ है। ये रेक्टेंगल नहीं है, सर्कल नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, पॉलीगॉन नहीं है, ये एक पाथ है जो कि पेन टूल से आपने बनाया। पाथ भी एक शेप ही होती है। अच्छा, लेकिन वो रेगुलर चूंकि नहीं होती है, ऑर्गेनिक नहीं होती। सर्कल को हमें नाम का बताओ ना, गोल होता है सर्कल ही होता है, स्क्वेयर हो तो स्क्वेयर ही बोलते हैं, रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, ट्राइंगल में तीन साइड होती है जिसे ट्राइंगल बोलते हैं। क्योंकि ये एक शेप, ऐसी शेप जो कि एक बेसिक से कनेक्शन इसका कोई नहीं है, इसे पाथ बोल देते हैं है ये भी शेप। अच्छा, कलर अलग अलग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। आपको मैनुअली दोनों का कलर सेम करेंगे तो आपको फील होगा कि एक ही है, हालांकि ये एक नहीं है, ये दो अलग अलग है। अब इनको आपने आपस में कनेक्ट किया कैसे करना है, इसके लिए आपको एक मेन्यू सीखना पड़ेगा। आज फर्स्ट टाइम मैं आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में पाथ में लेके जाऊंगा, और सबसे ऊपर एक ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है आपको, इससे आपका वो काम हो जाएगा जो करना चाह रहे हो। अब आपको ज्वाइन करना पड़ेगा कितने एंकर्स को, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, दोनों को अलग अलग ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन एंकर्स को सिलेक्ट कर लो,
जिनको ज्वाइन करना है, ऊपर वालों को करना है और नीचे वालों को करना है। हार्ट है ना, ऊपर वालों को करना है और नीचे वालों को ज्वाइन करना है। तो दोनों एंकर्स को पहले आप इन एक्शन लेके आओ, मतलब सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है ना कि ऑब्जेक्ट को आप क्लिक जब करोगे तो इसको, मैं ये फिलहाल गाइडलाइन जरा ना साइड पे कर देता हूँ, जो मैंने काम लेना था ले लिया, डिलीट कर देता हूँ, बस खत्म। अच्छा ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके एंकर्स को एक्टिव करना तो आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ता है। ये दो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गए, ये वो एंकर है, एक एंकर है। मैं एहतियातन एक काम करता हूं, मैं इनको ना थोड़ा सा डिस्टेंस कर देता हूं ताकि आपको वादे नजर आए दोनों अलग अलग है। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, दो अलग अलग है ना। अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करना है, इसको सिलेक्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और इस एंकर को आपने क्लिक कर दिया। ये एंकर सिर्फ एक सिलेक्ट हुआ है, बाकी नहीं, बाकियों किसी ने भी नहीं करना। जिसको ज्वाइन करना है सिर्फ उस एंकर को आपने क्लिक करना। ये ना ऊपर कहीं एंकर है वो भी क्लिक हो गया और नीचे वाला एंकर भी क्लिक हो गया, नो। जिस एंकर को जिस एंकर के साथ ज्वाइन करना है उनको आपने एक्टिव करना है, बाकियों किसी को नहीं करना। अब आप होगा सर ये कैसे होगा, ये एक दूसरी साइड है, दूसरी शेप है, इसका एंकर आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ है, शिफ्ट के साथ। अब ये दोनों एंकर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एंकर सेलेक्ट हुए, लेकिन कैसे हुए, शिफ्ट के साथ। यहां दूसरा तरीका शायद, इसको अटेम्प्ट करके देख लें, लेसो। पहले मैं डीसेलेक्ट करता हूं, जरा आपको दिखाता हूं। सिलेक्ट हो गए, ये भी एक तरीका होता है। आपने लेसो को याद रखना, बड़े काम की चीज है, आपके लिए आसानी करता है। और अब शिफ्ट नहीं प्रेस होगा या एंकर ही नहीं मिल रहा, तो फिर लेसो आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा। दो एंकर सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, अब हो गए। अब इनको क्या करना है, कंट्रोल जे। अब एक आपने इसमें मसला देखा होगा, एक इजाफी लाइन लग गई क्योंकि डिस्टेंस आपने छोड़ा हुआ था। अगर तो ये क्लोज होते फिर आपको ये लाइन एक्स्ट्रा जो लगी है वो ना लगती। इसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम भी बता रहा हूं साथ में सोल्यूशन बता रहा हूं। प्रॉब्लम आ गई, शेप खराब हो गई, ज्वाइन जरूर हो गया, शेप खराब हो गई, दरमियान में एक लाइन लगी क्योंकि आपने फासला छोड़ दिया था। यहां तो फासले को ना छोड़ो, बिल्कुल शार्प हो जाएगा, ये आपका दोनों टुकड़े आपस में मिल जाएंगे। टॉप से, बॉटम से नहीं, बॉटम को अलग करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा। अच्छा, अंडू करता हूं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो होता है ना, इसका भी सोल्यूशन है। आपने इनको जब सिलेक्ट कर लिया, ऐसे एंकर्स को सिलेक्ट कर लिया, इसका सोल्यूशन भी सुन लो। ये देखो, आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, पाथ के अंदर एक और ऑप्शन इसके सोल्यूशन के तौर पे मौजूद है। ये क्या लिखा हुआ है, एवरेज। क्लिक करूं, एवरेज पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स एक बॉक्स आएगा। क्या आएगा, एक बॉक्स आएगा। इस ऑब्जेक्ट को, इस एंकर के पास वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली क्लोज कर दो आपस में। क्या कर दो, पास ले आओ हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब है, मिसाल के तौर पे मैं चलो इसको प्रैक्टिकली करके समझाता हूं। मिसाल के तौर पे एक एंकर ऊपर है, एक नीचे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल करूंगा तो क्या होगा, ये एंकर और ये एंकर हॉरिजॉन्टली सीध में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में ये एक एंकर पड़ा हुआ है यहां पे, अब आप एक एंकर नीचे पड़ा हुआ है, वर्टिकली इकट्ठे हो जाएंगे। एक वर्टिकली करता है, एक हॉरिजॉन्टली करता है। और लेकिन आपके लिए इस वक्त सूट क्या करता है, बोथ, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली बोथ। हुए कि नहीं हुए, इकट्ठे हुए कि नहीं हुए। और इसके बाद आप अगला काम क्या करना है, ज्वाइन। एवरेज हो गए, देखो एवरेज की जरूरत नहीं थी मिस्टर वाजिद, वो इसलिए जरूरत पड़ी कि मैंने उनको डिस्टेंस कर दिया था, दूर कर दिया था।
एंकर्स को। तो पास लाने के लिए यहाँ तो पास ही रखते ना, वो तो मैंने दिखाने के लिए दूर किया था कि दो अलग अलग हैं ऑब्जेक्ट। मैं ना करता तो एवरेज निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर ज्वाइन ही करवा लेते सीधा सीधा। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा, ऑब्जेक्ट का ऊपर वाले पार्ट का तो मसला हल हो गया। नीचा, नीचे वाला पार्ट, उसका क्या करना है? उसको भी तो करना है। अभी आपका मसला पूरा हल नहीं हुआ, क्या ख्याल है कि हो गया है? यहां भी देखो, यहां पे भी एक प्रॉब्लम है। ये एंकर अलग अलग हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करो, नंबर वन। नंबर टू क्या करना है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके, पाथ में जाके इसको एवरेज पहले कर लो। अगर एवरेज नहीं करेंगे ज्वाइन अब भी हो जाएगा, लेकिन दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। तो आपने पहले क्या निकालनी है इसकी? एवरेज। और एवरेज में वर्टिकली, वर्टिकली वैसे आपस की बात है ये, वालेकुम सलाम, हॉरिजॉन्टली ये आपस में क्लोज हैं, हॉरिजॉन्टली आपस में क्लोज हैं, वर्टिकली आपस में क्लोज नहीं है। लेकिन आपने फिलहाल राइट ऑप्शन इज बोथ। ये लो, चेक करो, क्या एंकर्स पास आ गए? क्या ये ज्वाइन हुए हैं? ज्वाइन तो नहीं हुए अभी, ज्वाइन आपको करना पड़ेगा। वो गैप था ना थोड़ा सा, ज्वाइन हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ, अब अगर इसमें ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कलर डालना चाहूं, अब एक आएगा कि दो आएंगे? एक आएगा। एक क्यों आएगा? तो वो सिलेक्ट हो गए, क्योंकि ये दोनों सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक हो चुके हैं, आपको कोई जरूरत नहीं अब। और ये अब आप अगर इसमें अगर फिल करते भी हो, ये लो, चेक कर लो, क्या उसके अंदर सिंगल कलर आया? क्योंकि अब एक ऑब्जेक्ट था, इसलिए मैंने स्टार्ट से लेके आपको एंड तक की चीज करके दिखाई है। इसमें आज आपने टूल कौन कौन सीखा है? रिफ्लेक्ट का, फिर आपके एंकर्स को एवरेज करने का, और उनको ज्वाइन करने का। अब मैं आपको और चीज भी इसमें एक चीज और बताता हूँ, ये देखो, एक और इसी की एक और एग्जांपल देखो, जिसने मिस किया है दोबारा से देखो। इसका असर लेयर पैनल भी आएगा? लाल लेयर्स तो बन रही है ना, लेयर तो अपनी जगह, लेयर का इसके साथ क्या ताल्लुक है? लेयर तो अपनी जगह बन रही होंगी। ये लो, हाँ, असर क्या आएगा कि दो ऑब्जेक्ट की सिंगल हो जाएगी लेयर, सीधी सी बात है। पहले वो दो अलग अलग थे, हार्ड का ये वाला पार्ट अलग था, ये वाला पार्ट अलग था। जब आपने ज्वाइन करवा दिया तो ये सिंगल हो गया कि नहीं हो गया? वो देखो, लेयर में भी सिंगल हो गया। हालांकि उधर वाला पार्ट अलग था, इधर वाला पार्ट अलग था, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग दोज ऑब्जेक्ट वो आपका सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। आपने हार्ड का ये वाला पार्ट अलग बनाया, ये वाला पार्ट अलग बनाया, जैसे आपने ज्वाइन किया ये एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे अब आपको लेयर पैनल में दिख। लो जी, एक और एग्जांपल देखो, एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं नया। ये लो, आज की प्रैक्टिस है ऑप्शन पेन की, रिफ्लेक्ट की। अब मैं एक काम करता हूं, आपको यहां पे एक शील्ड बनाते हैं, चल शील्ड बनाते हैं। शीट्स, शीट्स की शेप देखी है? शीट्स पता है ना किस तरह की होती हैं? ये आपका होमवर्क भी है, आपने शीट्स बनानी है। ये इस तरह की, ये जो आपको शीट्स दिख रही है, ठीक है, ये शीट्स इस तरह की आप लोगों ने क्रिएट करनी है। ट्राई करना। ये सारी की सारी शीट शेप्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी शीट्स को कॉपी कर लेता हूँ। आपने एक काम ये करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्निपिंग टूल से, ऐसे करके दो चार पांच आप अटेम्प्ट करके देखना। ठीक है, ये कॉपी कर ली इसका, ये मैंने कॉपी कर लिया और इलिस्ट्रेटर में जाके इसको पेस्ट कर लिया। टेक्स्ट टूल को ऑफ कर देना, फिर पेस्ट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है,
टेक्स्ट टूल तो सिलेक्ट था ना, इसलिए नहीं हो रहा था। अब ये शीट्स अगर आपको मैं कहूं कि आपने अटेम्प्ट करनी है, बनानी है, ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाओगे? आप क्या समझ, तो कैसे बनेगी ये? हम्म। तो ट्रायंगल से भी बन सकती है। बिल्कुल, ट्राइंगल से भी बन सकती है, पेंटूल से भी बन सकती है। क्या ख्याल है? रेक्टेंगल से भी बन सकती है। हाँ, रेक्टेंगल से भी बन सकती है, बिल्कुल बनेगी। अब हर एक को बनाना, जिसने भी जो जिस तरह बनाना है वो अटेम्प्ट करना है, वो अपने बिहाफ पे वो अलग अलग भी इसको कर सकता है। मैं इसको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, पेन टूल से बनाते हैं। ये देखो, पहली वाली की बात कर रहा हूँ। यहाँ आए, यहाँ क्लिक किया, यहाँ आके क्लिक पे ड्रैग कर दिया, ठीक है, एंटर करो, ऑफ कर दो, और सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको ठीक कर लो जितना अगर रिक्वायर्ड है, आप इसको सेट कर लो। अब आपको यहाँ पे बैंड करना है, बैंड टूल के लिए भी मौजूद है, ये लो, जैसी बनानी है। और जब ये हाफ आपने कंप्लीट कर ली है, हाफ के लिए क्या करना है, या इसका साइज आपने छोटा करना है, साइज छोटा कर लो, ये लो, जैसे करना है। इसका रिमेनिंग हाफ अगर आपने क्रिएट करना हो, रिफ्लेक्ट ओ, ओ क्लिक करो, ये आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे लेके आना है, या यहाँ पे लेके आना है, या यहाँ पे लेके आना है। इसका आपने वर्टिकल रिफ्लेक्शन इस तरफ क्रिएट करना है। तो इस पॉइंट को मैं आमतौर पे यहाँ पे एंकर पे रख के ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ। रिमेनिंग वर्टिकल हाफ आपका बन गया। हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ होगा, वर्टिकल नीचे की तरफ होगा। और इसकी आपने करनी है प्रीव्यू ऑन रखना, वरना दिखेगा नहीं कि क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है देखना है तो प्रीव्यू ऑन रखना, ठीक है। और कॉपी पे क्लिक करना, ओके ना करना। ओके करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा, यहां से गायब हो जाएगा। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहां पे भी रहेगा, यहां पे भी जो आ रहा है वो आ जाएगा। ये लो, कॉपी नहीं किया। अच्छा, ये देखो, अब आप अगर गौर करो तो इसी की सेम कॉपी इस तरफ आ गई है। अगर इसकी फिलिंग ऑफ करना चाहो तो ऑफ करके देख लो कि एग्जैक्टली था क्या ये शेप थी। इसी तरह इसको, ये तो मैंने फिल कर दिया था इसलिए शायद आपको दिखा नहीं। तो ये अब आपके दो ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। इसका स्ट्रोक ऑन कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको दिखाई दे हुआ क्या है, ठीक है। और अगर इनकी शेप्स को आप थोड़ा बहुत चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट, ये है ना आपके पास, ठीक है। इससे आप इसको शेप को चेंज कर सकते हो। या अगर मैं आपको कहूँ कि इस तरह का कंटेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, पेन टूल लोगे। पेन टूल से अगर आप इसी के ऊपर ड्रॉ करना चाहो, आप कर सकते हो। इसे बोलते हैं ट्रेस करना। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, हाफ बनाया है आपने। हाफ अगर आपने बकाया यही पे कंप्लीट करना है, रिफ्लेक्ट को यूज किए बगैर, यहां क्लिक कर दो, और इसको यहां पे क्लिक कर दो। क्या शेप वैसी है? नो, शेप वैसी तो नहीं है। इसको क्या वैसा किया जा सकता है? यस। ये टूल याद है? ये लो। इसको किसी एंगल पे क्लिक करना है कि हाँ, क्यों नहीं। ड्रॉ करना उसके ये ब्लू लाइन जो नजर आ रही है, इसको टच करना है आपने, ये ऐसे, फिर प्लस नजर आएगा। प्लस नजर आएगा तो उसको बेंड कर देना। प्लस नजर आएगा पाथ के साथ, फिर बेंड करना है। क्या ये ट्रिक अच्छी नहीं है? और एग्जैक्टली exactly वो चीज बन गई है, सेम सेम, बिल्कुल। ये बाकी भी इसी तरह, क्या ये नहीं बन सकता? ये देख, क्लिक, 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 ये लो, और इसको क्लोज कर दो। स्टार्टिंग पॉइंट आ गया ना, क्लोज कर दो। उसके बाद ये टूल ले लो, क्लोज नहीं हुआ शायद, पेन टूल से, ठीक है। दोबारा से कंटिन्यू भी कर सकते, अगर आपसे कोई गड़बड़ होती है ना, कंटिन्यू कर सकते दोबारा से।
सर्कल जब तक नजर ना आए क्लिक नहीं करना। सर्कल नजर आने का मतलब स्टार्ट आ गया है। अब ये मुकम्मल हो गया। मुकम्मल हो गया तो अब बेंडिंग करनी है। गो विद कर्वेचर। ये शीट ट्राई हो जाएंगी अब सारी बड़े खूबसूरती से, अच्छे तरीके से। ये लो जी, ये शेप कंप्लीट। अब इसके अंदर आप कलर वलर डालना चाहो वो आपकी मर्जी है, कुछ और रखना चाहो ये आपकी मर्जी है। ये ओरिजिनल थे, ये आपने यहाँ से दो शेप से बना के रेडी करके दिखा दी। एक ये है, एक ये है। इसके अंदर फर्दर आप अपना कंटेंट रखना हो वो रख सकते हो, कोई टेक्स्ट लिखना हो वो लिख सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। और इस शेप के अंदर अगर आपको टेक्स्ट राइटिंग करनी है या इसके ऊपर करनी है तो आपको वो दो याद होंगी ऑप्शंस। एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन ए पाथ टूल, कल जो की थी। एरिया टाइप टूल, टच योर पाथ एंड देन क्लिक। फॉन्ट बहुत बड़ा है, करेक्टर पैनल में जाके छोटा कर लो। पहले कर लेते तो बेहतरीन हो जाता। अच्छा, कभी कभी अगर ये आपका पैनल डिस्टर्ब हो, वैसे बाय डिफॉल्ट ये फॉन्ट होता है 12 का। कितना? 12। लेकिन इस वक्त कितना है? 31। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू भी कम होती है। बाय डिफॉल्ट बाकी वैल्यूज भी आपकी डिफरेंट होती हैं। इसको रीसेट कर लिया करो। आपको सर मुझे कैसे याद होगा, मुझे तो याद ही नहीं, आपने मुझे बताया ही ना, दिखाया था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। मैंने बोला ना 11 या 12 होती है। अब आओगे सर ये फॉन्ट भी क्या ये हमेशा यही होता है? नो, फॉन्ट भी इसका डिफॉल्ट कुछ और होता है। जब इलिस्ट्रेटर में आते हो, ये कहां से आपको इसकी वैल्यूज को रिकवर कर सकते हो? इस आइकन से। करेक्टर पैनल के इस आइकन में अगर आप गौर करो, एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है वो बिल्कुल नीचे, रीसेट करूं। देखो क्या होता है साइज और क्या होता है फॉन्ट। माई रेड प्रो, ये फॉन्ट का नाम हमेशा नजर आएगा। 12 पॉइंट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, 12 पॉइंट होता है हमेशा। कभी अगर ये वैल्यू आप चेंज करते हुए कोई टाइटल आपने बड़ा लगाना था, लगा दिया, बाद में आपने एक पैराग्राफ लिखना है एक फ्रेम में, लास्ट में अगर आपने 72 80 90 का फॉन्ट लगाया हुआ तो पैराग्राफ में 72 80 90 ही नजर आ रहा होगा जब तक उसको रीसेट नहीं करोगे। तो इसका मतलब कोई नया कंटेंट अगर आपने लिखना हो ना, पुराना टाइटल लिख दिया, नया कंटेंट लिखना हो तो उसको रीसेट कर दिया करो। किसको? करेक्टर पैनल को, वरना बिग फॉन्ट। ठीक है, यहां पे फिर आप अपने टेक्स्ट को जो भी राइट करना है, यू कैन राइट योर टेक्स्ट इनसाइड शेप। लिखो जैसे भी आपने लिखना है, टेक्स्ट को लिख सकते हो। और ये जो कल अच्छा, अगर आप शेप पे गौर करो, ये शेप कोई भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल भी हो सकती है, पॉलीगॉन भी हो सकती है, पेन के थ्रू ये बनी हुई शेप भी हो सकती है जैसे बनी है। इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे है। ये अलाइनमेंट पैराग्राफ मेन्यू में होती है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था मैंने कैरेक्टर पैराग्राफ भी करवाना है। ये है टेक्स्ट से रेलेवेंट बातें सारी जो मैंने कंप्लीट कल नहीं की थी। कल मैंने कुछ और बातें आपसे कर रहा था, ये चीजें मैंने छोड़ दी थी। कल मैं फोकस किया हुआ था इस पूरे टूल बॉक्स को, ये कंप्लीट हो गया था। जो कल नहीं करवा सका वो आज बता रहा हूं आपको। करेक्टर पैनल आपका और पैराग्राफ पैनल, ये दो पैनल्स ये टेक्स्ट से रेलेवेंट होते हैं। ज्यादातर टेक्स्ट ही होगा ना, करेक्टर और टेक्स्ट ही पैराग्राफ होता है। तो आप करेक्टर पैनल की आज इन ऑप्शन को भी देख लो और पैराग्राफ पैनल की इन ऑप्शन को भी देख लो। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होती है। सेंटर कर दो, हुआ सेंटर। टेक्स्ट देखो सेंटर आ गया। राइट कर दो, राइट की तरफ खिसक गया सारा। ये चार ऑप्शन एक जैसी हैं। क्या फर्क क्या है ये देख लो, आपने भी बताना फर्क क्या है।
पहला जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड, विद लास्ट लाइन अलाइंड। अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, मैं एक दो पैराग्राफ इसमें लिख दूँ ताकि आपको समझने में जरा दिक्कत ना हो। थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ये लो, पूरा मैं स्क्रीन के ऊपर इस शेप को दिखाता हूँ। अच्छा, कल अभी मिस्टर वाजिद कह रहे थे सर वो शेप नज़र नहीं आती, सर्कल हो, इलिप्स हो, या ये एक आपने शील्ड बनाई है, शेप दिखाई नहीं देती। आपने गौर किया? शेप वाकई दिखाई नहीं देती। जब आप साइड पे क्लिक करते हो शेप गायब हो जाती है। देख रहे हो, शेप गायब हो गई। दोबारा इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, सिलेक्शन के बगैर ये शेप वापस नहीं आती। तो अगर आप साइड पे क्लिक करो तो ये शेप गायब हो जाती है, दोबारा आपको इसको एक्टिव करना पड़ता है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना है। ये टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट में कुछ 4-5 पैराग्राफ्स हैं। क्या हैं? 4-5 पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ का मतलब समझ, पैराग्राफ का आपको आइडिया है? पैराग्राफ का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ का मतलब होता है जब आप टेक्स्ट राइट कर रहे होते हो और जब एंटर करते हो एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है एंटर करने से। जब तक एंटर नहीं किया पैराग्राफ एक ही है, चाहे आप 1000 पेज लिख दो, अगर एंटर नहीं किया किसी भी वर्ड प्रोसेसर में या आप अपने किसी भी शेप के अंदर, जब तक एंटर नहीं करोगे पैराग्राफ आपका नेक्स्ट नहीं आता। ठीक है, इसमें मैं कुछ टाइप किया हुआ टेक्स्ट को मैंने कॉल कर लिया, जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया। ये पाकिस्तान के ऊपर कुछ नोट नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर करो ये पैराग्राफ एक अलग है, ये नीचे वाला एक अलग पैराग्राफ है। अब आप इसकी अलाइनमेंट पे गौर करना। ये ऊपर वाला पैराग्राफ भी एक है जिसकी 2 लाइनें हैं, जो मैंने खुद लिखा था, मैंने लिखा। उसके बाद भी एक पैराग्राफ ये है, दूसरा पैराग्राफ ये है, 2 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, अब मैं अगर इन तीनों पैराग्राफ के ऊपर एक्शन करना चाहूं, तीनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक को करना है, मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा एंटर करके नीचे ले आता हूं, सिर्फ एक पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, पैराग्राफ का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना। आपका पैराग्राफ में अगर इतना हिस्सा भी आपने हाईलाइट किया, सिलेक्ट किया, तो पूरे पैराग्राफ की लाइनों को लेफ्ट राइट सेंटर करेगा। ये नहीं होगा कि ये 3 लाइनों को करेगा, नो। क्योंकि पैराग्राफ हो आपका पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, तो पैराग्राफ को पूरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ भी सिलेक्ट है तो जब, हाँ, पैराग्राफ और करेक्टर पैनल में फर्क है। करेक्टर में सिर्फ उतने हिस्से पे होगा जितना हाईलाइट है। जैसे इसका फॉन्ट मैं बड़ा करता हूं, किसका फॉन्ट बड़ा होगा? सिर्फ इतने हिस्से का जो सिलेक्टेड है। कलर चेंज करता हूं, कितने का होगा? जितना सिलेक्टेड है। करेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल में फर्क है स्टूडेंट्स। करेक्टर पैनल सिर्फ उतने हिस्से पे अप्लाई होता है जितना आपने हाईलाइट किया होता है, चाहे वो 2 पैराग्राफ के दरमियान का हिस्सा हो, एक वर्ड हो, एक लेटर हो, सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। लेकिन पैराग्राफ याद रखना, पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आपने अगर सिलेक्शन में उस पैराग्राफ का एक लेटर, आप कुछ भी नहीं करते, छोड़ो, मैं यहाँ पे कर्सर रख देता हूँ। कर्सर नजर आ रहा है? ये अफगानिस्तान ये लिखा हुआ है, यहाँ कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा आपको AF के बाद। अब अगर मैं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करूंगा, ये पूरे 10 लाइनों पे अप्लाई होगा। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, पैराग्राफ में सिर्फ कर्सर की प्रेजेंस ही काफी होती है। अब मैं अगर इसको लेफ्ट करूंगा तो क्या सिर्फ एक लाइन होगी? नो, पूरा पैराग्राफ होगा। चेक कर लो, यहां क्लिक कर दिया, सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा सा इतना सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखो, अलाइनमेंट आप इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट की सिर्फ 3 टाइप्स अवेलेबल है। अगर डिटेल में जाना चाहो तो यहां चले जाना,
यहाँ पे 3 से ज्यादा है, यहाँ पे 7 है, 3 नहीं है 7 है। वो क्या है ये देखो, पहली ये पैराग्राफ की लाइनों पे गौर करो, लेफ्ट अलाइन चेक करो, सिर्फ आपका इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे हुई है, ना तो पहले की हुई है या नीचे वाले की भी नहीं हुई, सिर्फ आपकी इन लाइनों पे असरात नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका पहला और आखिरी सिलेक्ट ही नहीं किया। सेंटर सिर्फ ये वाला पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है, राइट सिर्फ ये वाला पैराग्राफ हो रहा है, और मजे की बात है राइट का मतलब लास्ट लाइन पे भी गौर करो, वो भी राइट पे चली गई। लेकिन जैसे ही आप ये करते हो, क्या लिखा हुआ है, जस्टिफाई विद लास्ट लाइन लेफ्ट अलाइन, लास्ट लाइन अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे, लास्ट लाइन अलाइनमेंट सेंटर। अच्छा एक चीज इसमें गौर करना, आपकी अब ना तो लेफ्ट है ना राइट है, बल्कि दोनों ही है, अलाइनमेंट लेफ्ट से भी है राइट से भी है, दोनों तरफ से देखो पैराग्राफ के बॉर्डर का टेक्स्ट बराबर हुआ है दोनों तरफ। लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट से होता है, चेक करो, राइट से ये देखो गैप आ गया, राइट करोगे तो राइट साइड से बराबर हो जाएगा, लेफ्ट से गैप आ जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों साइड से करना हो तो ये ऑप्शन है जस्टिफाई लेफ्ट एंड राइट बोथ, बट लास्ट लाइन इज ऑलवेज लेफ्ट, लास्ट लाइन इज ऑलवेज लेफ्ट, रिमेनिंग लाइंस आर बोथ साइड से जस्टिफाई। ये देखो सेंटर लाइन इज, ये अलाइनमेंट लेफ्ट राइट से होगी, सारी लाइन होगी सवाए लास्ट के, लास्ट सेंटर में आ जाएगी, हुई कि नहीं हुई सेंटर में, राइट पे चली जाएगी कौन, लास्ट लाइन, बाकी लेफ्ट राइट से बराबर। अब मजे की बात है आखिरी लाइन पे अगर आपकी नजर है तो मुझे बताओ, अलाइनमेंट की इस टाइप में लास्ट लाइन जो है वो राइट से बराबर है, लेफ्ट से नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको भी करना हो बराबर तो आखिरी ऑप्शन को अटेम्प्ट करो, उस ऑप्शन का नाम है ये ऑल लाइंस। अब तो होगा पता क्या, यहां पे थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ जाएगा वर्ड्स के दरमियान में, और यहां से भी बराबर हो जाएगा, ये देखो समझ आइए तीनों में फर्क। वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अलाइन लेफ्ट होता है ऐसे, लेकिन आपकी जरूरत पे है, जिस तरह कल मिस्टर वाजिद कह रहे थे सर ये शेप के अंदर लाइनें थोड़ी सी ना उस शेप के मुताबिक नहीं है, थोड़ी सी गैप्स हैं दाएं बाएं, मजा नहीं आ रहा, शेप के मुताबिक ही टेक्स्ट हो, जो शेप है सर्कल है तो सर्कल के मुताबिक ही पूरा सर्कल पूरा पैक हो टेक्स्ट के साथ, लगे कि सर्कल में लिखा हुआ टेक्स्ट है, लगे कि शीट के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट है, गैप्स अच्छे नहीं लगते बाल का, तो फिर आप इस ऑप्शन के साथ चले जाओ, लास्ट वन दिस वन। और ये अगर सारों को करना हो तो सारों को भी कर सकते हो, ऊपर वाले नीचे वाली लाइंस को भी कर सकते हो, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखना आप जरा, पहली लाइन पे भी गौर करना क्या होने लगा, बड़ा मजे का काम होने लगा पहली लाइन पे, पहली लाइन में तो काफी गैप है ना, ये देखो। अब ये पता क्या होगा, नीड इधर रह जाएगा, टू सेंटर में आ जाएगा, राइट राइट साइड पे चला जाएगा, दरमियान में इतना बड़ा गैप आ जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट ऑप्शन जिसका काम है फोर्सफुली जस्टिफाई करना इंक्लूडिंग लास्ट लाइन, ऑप्शन का नाम है, चेक करो जो कहा था वही हुआ, ये देख रहे हो, लास्ट लाइन को उसने इस हद तक अटेम्प्ट किया कि उसको खोल के रख दिया पूरा, इधर लेफ्ट राइट और सेंटर जस्टिफाई। ठीक है, तो वैसे ये बाजुकात अच्छा लगता है बाजुकात बड़ा खूबसूरत इफेक्ट आता है, तो ये आपको बाजुकात करके दिखाना होता है, आपका कंटेंट ऐसा रेडी करना पड़ जाता है जिसमें आपको शेप के हिसाब से आपको उसको शो करना पड़ता है। अब अगली बात ये है कि लोग कहते हैं सर शेप कैसे रहेगी, शेप तो दिखती नहीं, शेप का बॉर्डर दिखे तो ज़रा और खूबसूरती आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि जब शेप बनाओ, जो भी शेप बनाओ, लाइक मैं एक शेप बनाता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए 2 मिनट में समझाने के लिए, लाइक ये पॉलीगॉन बनाता हूँ, आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना था, ठीक है, इसके अंदर आपने टेक्स्ट को पुट करना था। आप जब एक पॉलीगॉन बना लो, इसकी एक कॉपी बना लो, इसकी यही ट्रिक है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, इसकी एक कॉपी बना लो, कंट्रोल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ ड्रैग करके प्लस पे ड्रॉप कर दो। अब आप ऊपर वाली जो कॉपी है इसको ऑफ कर दो, ऊपर वाले को, ठीक है, और नीचे वाले को एक्टिव करो और इसके अंदर टेक्स्ट लिख दो इनसाइड, ये लो,
जब तक पाथ ना आए क्लिक नहीं करना, वरना एरर आएगी। टेक्स्ट लिख दिया, जब टेक्स्ट लिखा गया और जस्टिफाई जो भी करना है आपने कर दिया, अब इसके ऊपर अब आप कहते हो साइड पे जब मैं क्लिक करता हूं शेप गायब हो जाती है, शेप तो नहीं दिख रही। शेप को आप अलग से जो बनी हुई है इसको ऑन कर दो, ऑन करके इसकी फिलिंग ऑफ कर दो। प्रॉपर्टीज में, सॉरी इसको पहले सिलेक्ट कर लेना, ऐसे सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग को ऑफ कर देना। फिलिंग ऑफ करनी है, ठीक है, बाकी आउटलाइन ऑन कर देना। और आउटलाइन यूनिफॉर्म विड्थ रखनी है या अलग कोई करनी है, ये कर दो, ये लो। अब आपको प्रॉपर बॉर्डर भी दिखेगा, लेकिन ये बॉर्डर उसका नहीं है जिसमें कंटेंट है। ये बॉर्डर एक अलग से शेप का है जो ऊपर आपने रखी हुई है और जिसकी फिलिंग आपको ऑफ करनी है। या अगर फिलिंग रखनी भी है, फिलिंग अगर आप करनी चाह भी रहे हो, फिलिंग कर लो, ये लो, ये फिलिंग मैंने कर ली। करने के बाद इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो। इसकी ओपेसिटी डाउन करोगे तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा। करंट लेयर की अगर ओपेसिटी डाउन कर दो तो नीचे वाली लेयर दिखती है ना, तो ये टेक्स्ट आपका नीचे वाली लेयर का है जो एक शेप में आपने रखा है। क्लियर है? अभी तक जितना आपको बताया है इससे ये आपको, आज मैं करेक्टर पैनल और पैराग्राफ को कंप्लीट करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब मैं जी वो भी करवा देता हूँ। एक चीज जो स्टार्ट है ये पहले कंप्लीट ना करवा दो, फिर रह जाएगी। क्या ख्याल है? करेक्टर पैनल और के अंदर मजीद कुछ ऑप्शंस भी हैं, पैराग्राफ में भी कुछ ऑप्शंस हैं। पैराग्राफ पैनल आइए, अगर आप गौर करो, ये सारे मैंने करवा दिया। पैराग्राफ पैनल में ये ऑप्शंस भी हैं। ये क्या करती हैं कि उसके लिए मैं आपको दोबारा से उस शेप पे लेके आऊंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे रखी हुई थी। मैं दोबारा उसको यहाँ पे लेके आता हूँ ताकि उस ऑप्शन को मैं क्लियर कर दूँ। ये देखो, ये चेक कीजिएगा, आपने पाकिस्तान के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा था, ये नोट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें अगर मुझे ये कहा जाए स्टूडेंट्स, मुझे ये कहा जाए कि इस करेक्टर पैनल में फॉन्ट 12 का कर देता हूँ। ये देखो फॉन्ट यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर रहे हो, ये देखो हो रहा है ना, ये यहाँ से भी आप फॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है यहाँ से कर लेना, ब्लैक वापस करना है ब्लैक वापस कर दो, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा, अब पैराग्राफ जो आपके हैं, इन पैराग्राफ के दरमियान में गैप देना है, ये लाइनों के दरमियान में गैप देना है, ये है पैराग्राफ। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसमें एक लाइन जो लिखी गई है उसका पैराग्राफ की दूसरी लाइन के दरमियान में गैप है एक लाइन का। ये अफगानिस्तान और मैरीटाइम देख रहे हो, दरमियान में गैप देख रहे हो लाइनों का, एक लाइन से गैप एक लाइन का है, ये एक लाइन का गैप है, ठीक है। ये गैप को कम करना है या गैप को बढ़ाना है, इसको बोलते हैं लीडिंग। क्या बोलते हैं? अच्छा वो उधर वाला है, वो उधर वाला, ये मेरी तरफ वाला है। हाँ ये चलो, ये आज हमने वो मुसीबत ही गले डलवा ली है। अब मैं आपको 3 चीजें बताने लगा हूं, वो मिस्टर वाजिद की फरमाइश। हाँ, ये 3 वर्ड्स लिखने लगा हूं। अभी मैं आपको सिखाने लगा हूं टाइपोग्राफी क्राइम्स। बड़ी फेमस वेबसाइट है 99 डिजाइन। यहाँ पे आप अपने अच्छे अच्छे डिजाइन वो सेल भी कर सकते हो, बेच भी सकते हो, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल टच के साथ अपने डिजाइन को यहाँ पे अपलोड करो। 99 डिजाइन के ऊपर अगर आप जाओ, वहां पे टाइपोग्राफी क्राइम्स के नाम से आपके पास तकरीबन 14 पॉइंट्स हैं इसके। इन 14 पॉइंट्स को अगर आप इसकी
पॉइंट्स को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर, एक अच्छा टेक्स्ट राइटर, कंटेंट क्रिएटर और यहाँ तक के एक अच्छा आप अपना टेक्स्ट कंटेंट डेवलप कर सकते हो अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ, और वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज की जाती है। ये 14 पॉइंट्स को बोलते हैं टाइपोग्राफिक क्राइम। इस टाइपोग्राफिक क्राइम में अभी आपको जो 3 चीजें मैं बोलूंगा, 3 वर्ड्स यहाँ पे, एक जो क्राइम जिसमें इसको कहा गया कि नहीं करना, ये आपने कमिट नहीं करना, इसमें एक होता है लीडिंग, एक होता है ट्रैकिंग और एक होता है कर्निंग। ये 3 वर्ड्स मैंने लिख दिए। लीडिंग का मतलब है स्पेस बिटवीन पैराग्राफ लाइंस, ट्रैकिंग का मतलब होता है स्पेस बिटवीन वर्ड्स, कर्निंग का मतलब है स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स, स्पेस बिटवीन वर्ड्स ट्रैकिंग, स्पेस बिटवीन लाइंस लीडिंग, और वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग को, सॉरी लेटर्स के दरमियान, वर्ड के लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग को कर्निंग बोलते हैं। ये सेट किया जाता है, और ये सेट करने के लिए आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ता है। ये देखो इस पैराग्राफ में हो, दोनों कर लें, दोनों कर लो सिलेक्ट। अभी मैं सेंटर वाले पैराग्राफ पे इसलिए करके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बाकियों में फर्क समझ आए कि उस पर नहीं किया गया तो क्या है, इस पे किया गया तो क्या है। ये है आपका यहाँ पे करेक्टर पैनल। करेक्टर पैनल में जाओ और करेक्टर पैनल में जाके यहाँ से आपकी लीडिंग होती है, सेट द लीडिंग। क्योंकि करेक्टर पैनल में है तो करेक्टर में याद रखना जितनी लाइनें सिलेक्ट हैं उस पर लीडिंग स्पेस हो रही है। अगर पूरे पे करनी है तो पूरे को सिलेक्ट कर लो। आप समझते हो कि यार मुझे इस पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, तो सारे पैराग्राफ की लाइनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब कभी करेक्टर पैनल में जाओ तो याद रखना जितनी कैरेक्टर्स, जितनी लाइनें सिलेक्ट हैं उस पर अप्लाई होता है। पैराग्राफ में पैराग्राफ वाइज होता है, करेक्टर में जितने हाईलाइट पार्ट होता है उस पर अटेम्प्ट होता है, इसलिए आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी लाइनें। ये देखो लीडिंग, दिस इज नेम एज लीडिंग। ये स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हो, ये स्पेसिंग को कम भी कर सकते हो, और इतनी भी कम कर सकते हो कि ये एक दूसरे को ओवरराइट हो जाए। ये देखो बिल्कुल क्लोज आ गई, लेकिन इतनी क्लोज भी नहीं करनी कि आपको पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। प्रिंटिंग भी ऐसी आएगी जैसे दिख रही है, तो ऐसी चीज की तो प्रिंट का फायदा ही कोई नहीं है, जो आप विजिबिलिटी खत्म हो गई है। दिस इज लीडिंग, समझ आई है? दिस इज लीडिंग। और ये है जी आपका लीडिंग के बाद अगली ऑप्शन, दिस इज कर्निंग बिटवीन कैरेक्टर्स। कर्निंग बिटवीन कैरेक्टर्स, ये यहां से आप इसको सेट कर सकते हो। ऑप्टिकल, मेट्रिक, और यहां से इसकी वैल्यू को, लेकिन ये कुछ फॉन्ट्स पे होता है कुछ पे नहीं होता, ये इसको थोड़ा सा आपने देख के करना है। ये है सेट द कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर। ये आमतौर पे पता कर्निंग किस पे होती है, ऐसे फॉन्ट पे होती है जहां आपके 2 कैरेक्टर कुछ इस तरह हो। आपने लिखा है वसीम, W कैपिटल, ASEEM। W का आपको पता है कुछ ऐसा भी कैरेक्टर्स का स्टाइल होता है जिसमें कि स्ट्रेट W होता है, कुछ ऐसे भी W होते हैं जिसमें थोड़े से तिरछे होंगे। जब तिरछे होंगे तो A उसके नीचे आ जाता है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान में स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए कर्निंग इस्तेमाल होता है, ताकि उसके शैडो से नीचे बाहर निकल आए, उसके शैडो से, उसके साइज से बाहर निकल आए। ऐसे कैरेक्टर्स, ये इस वक्त जो फॉन्ट आपको दिख रहा है ऐसा फॉन्ट है नहीं, ये सारे स्ट्रेट कैरेक्टर्स हैं। लेकिन बाद बस आपके V जैसे हो गया, W जैसे हो गया, Y जैसे हो गया, उसमें आपको थोड़ा सा बैंड होता है। कुछ ऐसे फॉन्ट्स आपको नजर आएंगे, मैं देखता हूँ कुछ मुझे ऐसे फॉन्ट नजर आ जाए, तो उसमें फिर आप कर्निंग सेट कर दो। कर्निंग लीडिंग बिटवीन लाइंस, कर्निंग बिटवीन कैरेक्टर्स, लेकिन फॉन्ट पे डिपेंड करता है कर्निंग उस पर अटेम्प्ट होगी। ये इत्तेफाक से ये सारे फॉन्ट स्ट्रेट हैं, तो कर्निंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कोई ऐसा आप टेक्स्ट देख रहे हो कि वो दूसरे कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रहा हूं, नो, कोई ऐसा नहीं, सारे स्ट्रेट है। तीसरी ऑप्शन जो इसमें होती है वो ये ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में देखो क्या हो रहा है, क्या कैरेक्टर के दरमियान फेस हो रही है या वर्ड्स के दरमियान में हो रही है?
वर्ड्स के दरमियान में स्पेस आप सेट कर सकते हो। ये वर्ड स्पेसिंग है, ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, ये लाइन स्पेसिंग है, और ये इसकी हाइट है, सिर्फ हाइट है, फॉन्ट बड़ा नहीं हो रहा, हाइट बड़ी हो रही है। खींच रहा है उसको, टेक्स्ट को ऐसे स्ट्रेच कर रहा है, वर्टिकल स्ट्रेचिंग। और हॉरिजॉन्टली करनी हो तो दिस इज हॉरिजॉन्टली स्ट्रेचिंग। और अगर आपने बोथ को करना हो तो फिर ये फॉन्ट साइज स्ट्रेच नहीं करता। स्ट्रेच आपका टेक्स्ट की जो एग्जैक्टली फॉन्ट की लुक है वो खराब कर देता है। स्ट्रेच नहीं करते, लेकिन ऑप्शन दी हुई है, अगर स्ट्रेच करना हो तो कर सकते। स्ट्रेचिंग हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल भी होती है, लेकिन आमतौर पे हम फॉन्ट का जब साइज बड़ा करते हैं, नॉट ए स्ट्रेच वैल्यू, स्ट्रेच से शेप खराब हो जाती है, उसकी लुक खराब हो जाती है। इसी तरह जिस आपका फोटोग्राफ हो, उसको अगर आप खींच दो तो आपका फेस चौड़ा चौड़ा हो जाएगा ना, वाइड हो जाएगा, वो तो शेप ही बिगड़ जाएगी। यही शेप आपकी फॉन्ट के लिए भी सेम वैलिड चीज है। स्ट्रेच करने से, विड्थ या हाइट वाइज स्ट्रेच करने से शेप खराब होती है, चाहे वो फॉन्ट की शेप हो या आपके फेस की शेप हो। अगली बात ये है रोटेशन। टेक्स्ट रोटेट हो रहा है, जितना भी जैसे भी करना चाहो, किसी एक को करना चाहो वापस करना चाहो, या वापस हो रहा है, ये देखो। अब ये दूसरी तरफ रोटेट होना शुरू हो जाएगा, माइनस साइड में भी रोटेट हो जाता है। बाद में आपको ऐसा टेक्स्ट दिखाना पड़ जाता है जिसमें थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में दिखाना है, प्रोमिनेंट करके दिखाना है, रोटेट करके दिखाना है, स्ट्रेच करके दिखाना है, साइज करके दिखाना है, उसको आपने कर्निंग करके दिखानी है, उसको आपने ट्रैकिंग करके दिखानी है, आपने उसको लीडिंग स्पेस देनी है। तो ये ऑल आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। और अब अगर इसमें आपको थ्योरी वाइज इसको फर्दर स्टडी करना है तो भी बताने लगा हूं आपको। उसके लिए आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है, टाइपोग्राफिक राइम्स टाइप कर देना है, और ये फ्यूचर के नाम से वेबसाइट है, यहाँ चले जाओ। और भी है नीचे, ये और भी आपको नीचे वेबसाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे माई फॉन्ट्स में भी टॉप 10 टाइप राइम्स आपको बता देगा, रेडिट में भी दिखा देगा, ये आपकी और भी कुछ वेबसाइट्स आपको दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, बेस्ट वेबसाइट टू एक्सप्लोर टाइपोग्राफिक राइम्स इज 99 डिजाइन्स। इसमें जाके देख लो, जिसने अच्छा कल में अच्छा ग्राफिक डिजाइन अपनी डिजाइनिंग करनी है, कंटेंट लिखना है, और खास तौर पे टेक्स्ट लिखना है, टाइप करना है। टाइपिंग के बगैर आपका कोई भी पोस्ट हो, बिजनेस कार्ड हो, कवर पेज हो, बुक का टाइटल पेज हो, कोई पोस्टर हो, कोई यूट्यूब का थंबनेल हो, विदाउट टेक्स्ट हर चीज अधूरी है। टेक्स्ट तो आना ही आना है। तो ये वो रूल्स हैं जिनको फॉलो करना आज के दिन के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले आप अनजाने थे, आपको नहीं बताया गया था, आपको इस रूल्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। आज के बाद आपने खास तौर पे फॉलो करोगे, आपके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग की क्वालिटीज पैदा हो जाएगी, आप अच्छे डिजाइनर बनने की क्वालिटीज पैदा हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो मेरा नुकसान कोई नहीं है। गाइडलाइन है उन लोगों के लिए जो अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बनना चाह रहे हैं। तो टाइपोग्राफिक क्राइम्स हैं जो यू नीड टू स्टॉप। आज के दिन के बाद ये आपने कमिटमेंट अपने साथ कर लेनी, ये आपने कभी नहीं अटेम्प्ट करना है ऐसा चीज जो कि डिजाइन में आपका खराबी पैदा करेगा, आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, जॉब्स या प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं मिलेंगे। बालकात हम लोग जाने जाने में कहते हैं यार पता नहीं काम क्यों नहीं आ रहा, काम बढ़ क्यों नहीं रहा, बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा, डिजाइन के लिए हमें कोई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो उनमें से जहां और भी कोई मसले हो सकते हैं, उनमें ये भी मसला होगा आपके अंदर। तो इसको दूर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपकी। ये 14 टाइपोग्राफिक क्राइम्स। क्राइम नंबर 1, फॉन्ट की सिलेक्शन ही अगर आपकी गलत है, असर पड़ेगा डिजाइन पे कि नहीं। अब मुझे बताओ, लेफ्ट वाले फॉन्ट टाइटल्स पे लगाने हो, टेक्स्ट पे लगाने हो, बुरे लगेंगे, पढ़ने में व्यूअर को, रीडर को मसला होगा। आप खुद समझदार बंदे हो। राइट फॉन्ट्स जो जनरली लाइक्ड होते हैं वो ये, उसकी विजिबिलिटी देखो। अगर पूरा का पूरा पैराग्राफ इस तरह लिखा गया हो, पूरी की पूरी बुक लेफ्ट वाले पार्ट के मुताबिक फॉलो करते हुए लिखी गई हो, तो बुक का रीडर
अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, पढ़ने में मसला होगा उसको। हो सकता है एक आध पैराग्राफ, 2 पेज, 10 पेज पढ़ ले, पूरी बुक को रीड करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है जिसकी वजह से ये बुक फ्लॉप हो गई। पैसा भी ठीक ठाक लगाया, एडवर्टाइजमेंट भी की, मार्केटिंग भी बड़ी की, लेकिन एक गलती की वजह से कंपोजर ने फॉन्ट गलत सिलेक्ट कर दी। तो इसका मतलब कोई भी चीज हो, फॉन्ट की सिलेक्शन सही होगी तो वो एक आपका कामयाबी उसमें मिल सकती है। बाकी अगर चीजें अपनी जगह परफेक्ट होनी चाहिए, वो अपनी जगह होगी, स्टोरी अच्छी होगी, बाकी चीजें अच्छी होगी। लेकिन अगर यही आपने स्टार्ट ही गलत लिया, कंपोजर ने फॉन्ट ही गलत सिलेक्ट किया, अब ये टाइटल अगर आपका अच्छा बनेगा, फॉन्ट की लुक अच्छी होगी तो अच्छा रिजल्ट नजर आएगा, ओवरऑल इम्पैक्ट अच्छा जनरेट होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, किसी भी ग्राफिक डिजाइनर की आप डिजाइन करें। सबसे पहले स्टार्ट विद द राइट फॉन्ट। आगे आ जाओ। अच्छा जी, अब इसमें आपके फॉन्ट्स क्या होते हैं, कितनी कैटेगरीज में फॉल करते हैं, वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फॉन्ट्स की भी आगे कैटेगरीज हैं। अभी तो टाइपोग्राफिक क्राइम्स को पढ़ लो, फिर मैं फॉन्ट की कैटेगरीज पढ़ाता हूँ। बी सिलेक्टिव विद टाइप फेसेस। चेक करो, बी सिलेक्टिव का मतलब जस्ट 2 fonts आर एनफ, नॉट यूज मोर देन 2। चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, चाहे कवर पेज हो, चाहे यूट्यूब का थंबनेल हो, चाहे आपका टाइटल हो बुक का, या पूरी बुक का इंडिविजुअल पेजेस हो। कहीं फॉन्ट कुछ यूज कर लो, कहीं दूसरे पेज पे एक पैराग्राफ पे कुछ कर लो, एक पे कुछ कर लो, बीच में एक अलग कर दो, बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपने 2 या मैक्सिमम 3 फॉन्ट, टाइटल है वो एक फॉन्ट ले लो, उसी को पूरी बुक में यूज करते जाओ। उसकी जो बॉडी है, जो टेक्स्ट है, उसके अंदर पैराग्राफ्स है, उस पर एक ही जैसा फॉन्ट अप्लाई करो। ये ना हो कि कुछ पेजेस पे कुछ फॉन्ट, कुछ पेजेस पे कुछ फॉन्ट, रंग बिरंगा नहीं बनाना बुक को, वरना रीडर व्यूअर परेशान हो जाएगा, यार क्या किया इसने। एक आदत पड़ जाती है आईज को देखने की, वो आदत जब लाजम आता है, एक पैराग्राफ का फॉन्ट अगर चेंज होगा, दूसरा अगर डिफरेंट होगा, एकदम से आपकी आईज डिस्टर्ब होंगी, और व्यूअर ज्यादा देर वो फिर उस पे अपने आप को कनेक्ट नहीं रख सकता बुक के उस पेज के ऊपर। फॉन्ट यूज करो, 2 बहुत है, परमार नहीं करनी। जिस तरह इसने लेफ्ट साइड पे किया, वो देखो नीचे कुछ और कर दिया, दरमियान में कुछ और कर दिया, ऊपर और नीचे कुछ और कर दिया, टाइटल्स पे कुछ और कर दिया। टाइटल देखो, बीच में देखो 3-4 से फॉन्ट्स बदल दिए। टू मैनी टाइपफेस। टाइपफेस का मतलब फॉन्ट्स अलग अलग रंग बिरंगे 2, 4, 5, 6 नहीं लेने। दिस इज द बेस्ट राइट अप्रोच, इज द राइट अप्रोच, ये राइट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। 2 फॉन्ट्स, ओके। पहला रूल और दूसरा रूल समझ आ गया। तीसरा, पेयर जो बनाना है वो सही बनाना है। पेयर का मतलब है जो टाइटल्स हैं वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, उल्टा नहीं कर देना कि टाइटल बिल्कुल डल हो पीछे और कोई उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं, और जो टेक्स्ट है नॉर्मल जो लिखना है उसको बोल्ड कर दिया, उल्टा कर दिया इसने। ये क्या ये सही नहीं लग रहा? राइट साइड, अगर आपने अपने नॉर्मल जो टेक्स्ट है, बॉडी जो है, उसको आपने बोल्ड कर दिया, प्रोमिनेंट कर दिया, टाइटल को आपने दिखाई नहीं दे। टाइटल ज्यादा विजिबल होना चाहिए रादर देन योर रिमेनिंग टेक्स्ट। और ये चीज बिजनेस कार्ड पे भी होती है कि मेन अगर आपका टाइटल या लोगो क्लियर नहीं होगा, बाकी कौन देगा करना है। ये वही चीज वहां पे भी बिजनेस कार्ड पे भी या कवर पेज पे, कवर पेज पे टाइटल बड़ा होगा ना, एक होना चाहिए ना, और उसके अंदर रिमेनिंग के फीचर्स जो साइलेंट फीचर आप लिखे, कुछ भी लिखा है वो नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा होगा वो। एक तो ये है पेयर सही बनाना है टाइटल्स का विद योर सब टाइटल्स या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। तीसरा रूल ये हो गया। चौथा, हायरार्की सही होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब ये है कि टाइटल बिग, हाफ सब टाइटल और नॉर्मल आपका 12 का फॉन्ट। ये देखो, ये अगर 18 का है, ये 14 का कर दो, और थोड़ा सा हायरार्की का ख्याल रखना, उल्टा नहीं कर देना। ये ना हो ये 18 का कर दो, ये 14 का कर दो, ये 12 का कर दो। नो, हायरार्की सही होनी चाहिए। दादा, उसका बेटा, उसका बेटा, हायरार्की। बड़ा है बड़ा, टाइटल इज द बड़ा, सब टाइटल इज द छोटा, और नॉर्मल टेक्स्ट इज द वेरी छोटा है।
तरतीब, हिरारकी, अटेंशन टू हिरारकी। और वो देखो लेफ्ट की लोकी पूरी लग रही है, टाइटल को प्रोमिनेंट किया ही नहीं, सब टाइटल या सब हेडिंग को प्रोमिनेंट कर दिया, गलत है। और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको और हाईलाइट कर दिया बोल्ड करके, जरूरत नहीं थी इसकी, उल्टी हिरारकी नजर आ रही है। इसको बिल्कुल आपने इस तरह लेके चलना है। 5 ये जी ट्रस्ट योर टाइपोग्राफर। ये वही बात है कि जो टाइप फेस है या फॉन्ट है उसको स्ट्रेच नहीं कर देना, खराब हो जाएगी शेप। वो देखो वो स्ट्रेचिंग हुई है, फॉन्ट ही बिगड़ गया, शक्ल ही बिगड़ गई। इसी तरह जिस तरह आपकी फोटो को अगर मैं खींच दूं ऐसे लंबा सा मुंह, टाइप फेस, खराब हो जाएगी फोटो। और यही चीज है फॉन्ट के ऊपर भी लाजम है, इंप्लीमेंट होती है, फॉन्ट की शक्ल बिगड़ जाएगी। ये इसकी राइट शेप है। अगर कभी किसी फॉन्ट को साइज करना है, बड़ा करना है, तो फॉन्ट साइज से करना है, स्ट्रेचिंग नहीं करनी। स्ट्रेचिंग इज अ रॉन्ग एक्शन, स्ट्रेच कभी नहीं करना। बड़ा करना है टाइटल तो फॉन्ट बड़ा साइज से बड़ा करो, नॉट अ स्ट्रेच वैल्यू। तो उसको भेजना जो बड़ा करना है ऐसे ऐसे, नो। करो तो रेशियो के साथ करो, फॉन्ट साइज बड़ा करो, नॉट स्ट्रेचिंग, वो गलत है। इम्प्रॉपर स्केलिंग जिसे बोलते हैं, इम्प्रॉपर स्केलिंग। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6, ये वो बात है जो अभी करके दिखाई है, कर्निंग, ट्रैकिंग, लीडिंग। अगर आप गौर करो यहां पे पहले पैराग्राफ में बैड कर्निंग है, दिखाऊं बैड कर्निंग। बैड कर्निंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर गलत है, चेक कर लो, पढ़ा ही नहीं जा रहा। इतनी की स्पेस कम कर दी गई है कि आपके वर्ड्स की एग्जैक्टली लुक ही खराब हो गई, पता ही नहीं लग रहा लिखा क्या हुआ। कर्निंग इतनी भी नहीं होनी चाहिए, ये बैड करने की एग्जांपल है। स्पेस मुनासिब होनी चाहिए ताकि वर्ड पूरा लिखा हुआ विजिबल हो, वरना तो वर्ड को पढ़ोगे कैसे? वो आप पढ़ के दिखा दो मुझे। कर्निंग, कर्निंग होती है स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स। लीडिंग, लीडिंग इज स्पेसिंग बिटवीन लाइंस। ये नहीं होना चाहिए एक पैराग्राफ में सिंगल, जब सिंगल लाइन आपने सेट कर दी सिंगल लाइन ही रहने दो। ये ना एक पैराग्राफ पे 1 लाइन स्पेस दे दी, अगले पेज पे 2 लाइन की स्पेस दे दी, उसे अगले पेज पे 1.5 लाइन की स्पेस दे दी है, एक में बिल्कुल स्पेस खत्म कर दी, लुक ही खराब हो जाएगी आपकी। प्रेस में जब निकल के कंटेंट आएगा तो पढ़ने बैठेगा वो कहेगा यार कैसा बंदा है, कैसा कंपोजर है, इसको इतनी भी नहीं बताया गया कि यार लीडिंग भी एक मानी चीज रखती है। लीडिंग का मतलब स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, वो एक ही आपने सेट कर लेना अपने लिए कि यार 1 लाइन इज ओके या 1.5 इज ओके। कोई कहता है यार बुक के अंदर लाइनें थोड़ी खुली खुली होनी चाहिए, बुजुर्ग लोगों ने पढ़ ली है, जरा पढ़ने में आसान हो जाए, तो आप लीडिंग फिर 2 कर दो और 2 ही रखो फिर एंड तक। ये ना हो किसी पे 2, किसी पे 1, किसी पे 1.5 लीडिंग। और अगर आप गौर करो इतना खुला भी लिखना बेवकूफों वाली बात होती है, ये बैड लीडिंग है। आमतौर पे कहा जाता है बैलेंस लीडिंग क्या होती है, जितने कैरेक्टर की हाइट है उसके बराबर आपकी स्पेस होनी चाहिए, ताकि दरमियान में एक कैरेक्टर की गैप हो, बस एक कैरेक्टर की लेंथ के बगैर बराबर गैप। अगर ये आपका एक हाइट है कैरेक्टर की, ये दूसरी लाइन है, तो ये दरमियान में उतनी ही गैप होनी चाहिए जितनी लाइन की हाइट है। अगर आप गौर करो ये थोड़ी सी हाइट से ज्यादा है गैप, दिस इज बैड लीडिंग, बराबर रखनी है। और ट्रैकिंग मीन वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग, वर्ड के दरमियान स्पेसिंग को क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग। दिस इज बैड ट्रैकिंग, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, बैड ट्रैकिंग, बैड लीडिंग, और इस तरह आपको ये सारी चीजें। और पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 इज सिग्नल्स। सिग्नल्स का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप गौर करो, आमतौर पे पता हमको या आपको ये शौक होता है तो आपका नाम आ गया बोल्ड कर दो, पाकिस्तान का नाम आया बोल्ड कर दो, तो 2-3 लाइनें आपके ही पसंद की हैं उसे बोल्ड कर दो। ये आपके पसंद नापसंद की बात नहीं होती, इसको आप यहाँ पे सिग्नल्स बोलेंगे।
बहुत ज्यादा सिग्नल भी नहीं देने चाहिए। सिग्नल का मतलब प्रोमिनेंट करना। कुछ अगर आपके ऐसे इंपॉर्टेंट कोई पैराग्राफ है, उसको इटैलिक करना है या बोल्ड करना है, ठीक है, मुनासिब है, लेकिन जगह जगह पे नहीं इस तरह। आप आमतौर पे आप किसी भी ऑथर की बुक निकाल के देख लो, ऐसा नहीं होता कि जगह जगह पे उसने बोल्ड कर दिया, टैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, सिग्नल देने शुरू कर देता है। सिग्नल का मतलब बहुत ज्यादा जगहों पे आपको हाईलाइट कर दिया कि यार इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये वो। जहां है जरूर इस्तेमाल करो, ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन टू मैनी नहीं करना। टू मैनी, जैसे ये पूरे ही पैराग्राफ को उसने बोल्ड कर दिया, इसको कर दिया, जिसको करना चाहा वो नहीं किया। सिग्नल्स, टू मैनी सिग्नल्स, ये आपका सिग्नल का मतलब ये आपको बता दिया, ये नहीं काम कर। ऑल कैप्स समझते हो? ऑल कैप्स, ऑल कैप्स आमतौर पे नहीं करते हम लोग। ऑल कैप्स का मतलब क्या होता है? पूरे का पूरा वर्ड या पैराग्राफ कैपिटल लेटर में लिख दो। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? पाकिस्तान है पूरा कैपिटल में लिख दिया, लाहौर पूरा कैपिटल में लिख दिया। ये पैराग्राफ लिख देने, लाइनें कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते। आमतौर पे जो केस होता है वो सेंटेंस केस होता है। सेंटेंस केस का मतलब होता है हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है बस, बाकी कहीं पे भी कैपिटल लेटर, स्वाय कोई नाम शाम आ जाए, पाकिस्तान, संडे मंडे, जनवरी फरवरी, उसका जे कैपिटल कर दिया, पाकिस्तान का पी कैपिटल कर दिया, वरना पूरे पैराग्राफ में कोई लेटर कैपिटल नहीं होता। स्वाय सॉरी, पूरे सेंटेंस में, सेंटेंस की बात कर रहा हूं, सेंटेंस से आगे पैराग्राफ बनता है। एक पैराग्राफ में 10-15 सेंटेंस हो सकते हैं ना, हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है। ये भी रूल है। कभी देखा है कि फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर आया वो छोटा लिख दिया गया? गलत होता है। तो आमतौर पे सेंटेंस होता है केस, जैसे बोलते हैं सेंटेंस केस। तो ये आमतौर पे किस लिए होता है? एम्फेसाइज करने के लिए। एम्फेसाइज का मतलब आपकी आइज उस पर नजर पड़े, एम्फेसाइज हो जाए, कैची, कैच करें। मैं बंद करूंगा, आपने चलाना है, लेकिन बंद होगा। एम्फेसाइज करने के लिए 7 रूल्स का पता चल गया। मेरे ख्याल में 7 रूल जिस तरह मैंने समझाए वैसे ही याद हो गए आपको। नहीं याद हुए तो 99 डिजाइन को एक दफा ओपन करके एक दफा खुद देख लेना। किसी को अगर आपने मैसेज कन्वे करना हो, बताना हो, ये समझाना हो, तो एक बेहतरीन वेबसाइट है 99 डिजाइन के नाम से। कलर्स आर योर फ्रेंड। अगर आप लेफ्ट साइड का देखो, दिस इज द बैड अटेम्प्ट, नजर ही कुछ नहीं आ रहा है तो बहुत ही हल्का, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अगर ये पूरी की पूरी बुक का ग्राउंड ऐसी हो और टेक्स्ट ऐसा हो, 1000 पेजेस हो, कोई पढ़ेगा? राइट वाला साइड देखो, फिर भी पढ़ने जोगा है। आमतौर पे व्हाइट बैकग्राउंड इज ओके, लाइट कलर इज ओके। येलो इसने कर दिया, ठीक है, लाइट है, और टेक्स्ट उसका कंट्रास्ट होना चाहिए। ये अच्छा हो सकता था लेफ्ट वाला अगर इसके ऊपर टेक्स्ट का कलर व्हाइट होता, फॉन्ट वाइट होता, फॉन्ट व्हाइट होता, कलर व्हाइट होता। फॉन्ट नहीं, कलर, बात अभी कलर की बात हो रही है। कलर आर योर फ्रेंड। अगर आप इसको अच्छे तरीके से, बैड चॉइस है एक तरफ, गुड चॉइस है। फिर ये कोटेशन आमतौर पे कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिसमें स्ट्रेट कोट्स होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पता ही नहीं लगता कहाँ ओपन हुआ कहाँ क्लोज हुआ। ये वाओ शक्ल में जो होते हैं ना, ये इस तरह के अगर फॉन्ट आप सिलेक्ट करो जहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग का पता लग जाएगा, इसे बोलते हैं स्मार्ट कोड्स। ये डंप कोड्स नहीं यूज करते, ये वाले कोड्स आमतौर पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आपने डोंट डबल स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। आ गई बात ना सेंटेंस की। सेंटेंस किसको बोलते हैं? फुल स्टॉप के बाद जो लाइन आपका पैरा करेक्टर होता है, फुल स्टॉप के बाद रूल है एक स्पेस देनी जरूरी है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि 2 दे दो, कभी 3 दे दो, कभी 2 दे दो, कभी 3 दे दो, एक स्पेस दी जाती है। जब सेंटेंस स्टार्ट होता है पहला करेक्टर एक स्पेस के बाद स्टार्ट होता है। और अगर आपने पूरी बुक में ये गलतियां की हुई हैं, कंपोजर ने उसको नहीं किसी ने बताया या उसका एक्सपीरियंस नहीं था, उसने फुल स्टॉप के बाद कभी 2 लगा दी, कभी 3 लगा दी, कभी 1 लगा दी, वो पूरी बुक आपकी खराब है। प्रूफ रीडिंग करने वाला बंदा कहेगा यार ये किसने कंपोज किया बुक, बेड़ा गर्क करके रख दिया। रूल क्या कहता है कि फुल स्टॉप के बाद हमेशा एक स्पेस के बाद आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए, 2 या 3 नहीं देते, जो कि इसने यहां दी है।
चेक कर लो, ये चंक देख रहे हो, 2 स्पेस दे दी, ये पेनकिटा यहाँ पे 2 स्पेस दे दी, ये 2 स्पेस दे दी। 2 स्पेस नहीं देनी, एक स्पेस होती है, एक ही देनी होती है, जो कि राइट साइड पे ऐसा किया गया, फॉलो किया गया, ये ठीक अटेम्प्ट है। राइट इज द राइट अटेम्प्ट, लेफ्ट इज द रॉन्ग अटेम्प्ट। ठीक है, स्पेस का ख्याल, और इसको क्या बोलते हैं, डोंट डबल स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंसेस। दिस इज द रूल नंबर 10। जस्टिफाई सिर्फ तब करना जब जरूरत हो, हर चीज को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, टेक्स्ट की लेफ्ट होती है, लेफ्ट ही रहने दो। हर जगह जबरदस्ती जस्टिफाई करना गलत है। जहां जरूरत है, जैसे शेप में मिस्टर वाजिद कहते हैं सर अगर शेप में ये दोनों तरफ से बैलेंस होता तो अच्छा लगता। ठीक है, ये हमारा कस्टमर या क्लाइंट कहता है कि अच्छा लगता है तो कर दो जस्टिफाई, अदरवाइज जस्टिफाई हर चीज को जस्टिफाई नहीं करते। ये इसने कहा ओनली जस्टिफाई इफ यू नीड। जस्टिफाई जो मैंने अभी आपको एग्जांपल पिछली वाली करवा रहा था स्क्रीन के ऊपर, वो जस्टिफाई है। तो जिस तरह वो आखिरी वाली जस्टिफाई वाली तो हम बहुत ही कम, मैंने नहीं देखा ऐसा जस्टिफाई किया। 3 वर्ड्स हैं, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, एक दरमियान में आ गया, बुरा ही बुरा, बुरा ही लगेगा। उसमें पहली ऑप्शन सी थी जस्टिफाई वाली, लास्ट लाइन ऑन लेफ्ट साइड। कभी देखा है कि पैराग्राफ लिखा हुआ लास्ट लाइन, उस लास्ट लाइन सेंटर में आ गई या लास्ट लाइन राइट साइड पे चली गई? नो, राइट पे सिर्फ उसलिए होती है कि उर्दू या अरेबिक टेक्स्ट हो तो वो राइट पे होता है, वो ले लो उसके लिए। लेकिन इंग्लिश के लिए जस्टिफाई विद लेफ्ट इज द राइट ऑप्शन। डिपेंड करता है ना स्क्रिप्टिंग क्या है, उर्दू है, इंग्लिश है, क्या है। बस भाई इतना ही काफी है। वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं बंद करने से पहले, ऑर्फन और विडो ये 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं। विडो और ऑर्फन में फर्क क्या होता है? नहीं आइडिया, मैं देता हूं। ऑर्फन का मतलब क्या होता है? ऑर्फन का मतलब ये होता है कि जब कभी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हो, करते 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 लास्ट आपका टेक्स्ट, ये अलाइनमेंट सपोज हुई है, लेफ्ट अलाइन है, चलते चलते आखिरी वर्ड आ गया बीन्स, कोशिश करो इसी लाइन में एडजस्ट हो। ये अकेला रह गया, अकेला, यतीम, बुरा लगेगा। 2-3 वर्ड्स हो काबिल कबूल है, एक वर्ड रह गया, उसको यार कोई अलाइनमेंट कर लो, कोई फॉन्ट साइजिंग कर लो, कुछ कर लो, मार्जिन सेटिंग कर लो, इसको इसी के अंदर ले आओ। थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट से शेप का थोड़ा साइज बड़ा कर दो ताकि उसी लाइन में आ जाए। करने को बहुत कुछ किया जा सकता है। ये अगर आप कर रहे हो और मोस्टली ये हो रहा है आपके बुक के अंदर, तो ये ना करो। तो आप खुद फील कर रहे हो, बुरा लगेगा ना, एक वर्ड रह गया, उस वजह से आपकी एक एक्स्ट्रा लाइन भी बन रही है, तो उसको एडजस्ट करो। ऑर्फन इज दिस वन। अच्छा, एक विडो भी होता है। विडो का मतलब क्या होता है? पेज चल रहा है, एंड आ गया पेज का, एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन और लिखनी है, वो अगले पेज पे चली गई, वो ऑर्फन आपका वर्ड अगली लाइन में चला गया। एक वर्ड की बात हो रही है, अब मैं आपको बोल रहा हूं पेज खत्म हो गया, पेज के वाले से बात कर रहा हूं, एक लाइन अगले पेज पे चली गई। कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो अपने टीचर को, प्रिंसिपल को, योर ऑबिडियंटली और ये वो अगले पेज पे लिखना तो तुक बनता है। सारी एप्लीकेशन उधर पड़ी हुई है और आखिर उधर प्रिंट निकाला, पीएन ने वो एक पेज दे दिया, ऑबिडियंटली वो भूल गया, वो कह रहा है यार क्या देना है, वरना नीचे पर ठीक है बता दूंगा, या मिस्टर असद ने, मिस्टर हमजा ने भेजा है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। ये नहीं होता कि आपने पूरा टेक्स्ट लिख दिया, लेटर लिख दिया, एक लाइन, उसको एडजस्ट करो ना। कैसे करोगे? टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन थोड़ा कम कर दो, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दो, उस लाइन को जो अगली पेज पे खिसक गई है उसको दूसरे पेज पे ले आओ। ये भी कमिट अगर करते हो, ये गलत होता है। कोई डिजाइन बना रहे हो, कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो, प्रिंसिपल के सिग्नेचर वो अगले पेज पे डाल दिए, बाकी सारा डिजाइन उस पे है, तो तुक बनता है। उसी पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर्टिफिकेट का उसी का हिस्सा ही होगा ना, अभी वो सर्टिफिकेट के लिए दूसरे पेज पे साइन करेगा, सर्टिफिकेट का कंटेंट इधर पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें। तो इस काइंड ऑफ जो आप एरर करते हो या आप कमिट करते हो, ये क्राइम कहलाता है, जुर्म। सजा क्या है इसकी? सजा क्या है? जेल वेल तो नहीं होनी,
सजा ये है कि काम नहीं मिलेगा। सजा यही है ना, इससे बड़ी सजा हो सकती है कि ग्राफिक डिजाइनर को इतनी मेहनत की, इतने पैसा लगाया, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, ऑफिस भी खोल लिया, डिजाइनर्स भी रख लिए, प्रिंटर्स भी, सेटअप्स भी लगा दिया, काम नहीं आ रहा। वजह क्या पता चली? ये क्राइम्स है। उसने कोई चोरी वोरी नहीं की, या कोई कार नहीं उसे चुराई थी, है, किसी घर डाका नहीं डाला उसने। ये क्राइम में से ये क्राइम कर रहा है वो, कि वो फॉलो नहीं कर रहा उन गाइडलाइंस को जो दिए गए 99design.com पे। 14 टाइपोग्राफिक क्राइम्स। अब आ जाओ फॉन्ट्स की तरफ। टाइम है हमारे पास, 10 मिनट है। अच्छा, फॉन्ट्स जब आप अटेम्प्ट करते हो ना, तो फॉन्ट की कैटेगरीज होती हैं। अब वो भी जरा मैं आपको बता दूं। एक काम करते हैं, मुझे जाननी है एआई वेबसाइट चैट जीपीटी से। आप वो सर, चैट जीपीटी बहुत आपको पसंद है, एआई वेबसाइट है, आप बहुत सारी इससे आप हेल्प ले सकते हो, बहुत काम हो सकता है। अच्छा, चैट जीपीटी ने मुझे फॉन्ट कैटेगरीज को जानना है। अब फॉन्ट आपको पता है जितना अच्छा होगा, माकूल होगा, डिजाइन अच्छा बनेगा। अब फॉन्ट की क्या कैटेगरीज होती हैं, नाम क्या है उनके? सबसे पहले फॉन्ट फेमस वन इज सेरिफ। फॉन्ट कैटेगरीज में सेरिफ। These fonts have small decorative lines or feet at the end of letters. Feet, बाहर, थोड़ा सा आप उसकी एजेस को देखो, थोड़े से बाहर की तरफ होंगे, इनको बोलते हैं सेरिफ फॉन्ट्स। मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से हैं। और ये आमतौर पे यहाँ ये यूज एग्जांपल्स के हैं। टाइमी रोमन बहुत फेमस फॉन्ट है। जॉर्जिया, ये गॉर्मोट, ये आपके फॉन्ट्स हैं। ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ ओपन करके। आप खुद इसको देखने के बाद आपको कहोगे सर वाकई इसके एजेस थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और ये आमतौर पे कहाँ यूज होते हैं? बुक्स में, न्यूज़पेपर में, प्रिंटेड मटेरियल, गुड फॉर रीडेबिलिटी इन लॉन्ग टेक्स्ट में। अच्छा, जबकि सैंस सेरिफ फॉन्ट, एक था सेरिफ, एक था सेंस के साथ। सेंस सेरिफ मींस विदाउट, एक है विद एजेस, नोके शोके एक में नहीं होती। और इसकी एग्जांपल क्या है? दिस फॉन्ट डू नॉट हैव द डेकोरेटिव फीट। इसके फीट खास तौर पे, जो इसके सर, हेड है या टेल है, उस पे आपके डेकोरेटिव मतलब वो आपके एजेस नहीं होंगे। और इसमें जो फेमस वन है टाइमली रोमन के अलावा, जो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, एरियल, बड़ा फेमस फॉन्ट है। एरियल हो गया, कैलबरी फॉन्ट बड़ा मशहूर फॉन्ट है, ओपन सेरिफ। और ये आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होते हैं? वेबसाइट्स पे डिजिटल स्क्रीन के लिए, मॉडर्न एंड क्लीन डिजाइन के लिए, ये डिजिटल मीडिया के लिए बेस्ट है। आप सैंस सेरिफ की तरफ चले जाओ, और प्रिंट मीडिया जहां लॉन्ग टेक्स्ट हो, वो सेरिफ फॉन्ट के साथ आप लिखो। और फिर इसमें कुछ और फॉन्ट भी होते हैं, इसे स्क्रिप्ट फॉन्ट बोलते हैं। ये नीवी कर्सिव हैंड राइटिंग काइंड ऑफ एलिगेंट डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं। ब्रश स्क्रिप्ट, ये फॉन्ट्स के नाम हैं। और ये आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इनविटेशंस हो, लोगोस हो, हेडिंग्स हो, नॉट आइडियल फॉर बॉडी टेक्स्ट। टाइटल है, हेडिंग्स हैं, उन पे बेहतरीन है स्क्रिप्ट फॉन्ट। जो उसके अंदर डिटेल है ना, जहां पे आप पैराग्राफ लिखते हो, कॉलम्स बनाते हो, उसमें इस्तेमाल नहीं करते। या वो टिप्स इसने बता दी, अब कर ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसने आपको स्टैंडर्ड बता दी अपने कि ये इस तरह किया करो। तो आप ये बहुत सारा, चैट जीपीटी ने बहुत सारे डेटा कलेक्ट करके पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का कलेक्ट करके फाइनल अपना वर्डिक्ट दे दिया कि भाई ऐसा किया करो। उसका एक्सपीरियंस ये कहता है, डेटाबेस का रिजल्ट ये बताता है। वास्ट डेटा प्रोसेस करने के बाद उसने आपके लिए समरी डेवलप कर दी कि ये किया करो। इसके अलावा भी एक फॉन्ट होते हैं, उन्हें डेकोरेटिव बोलते हैं। ये स्टैंड आउट करने के लिए, बोल्ड, क्विर्की और इस तरह स्टाइल्स किस्म के, बड़ा जबरदस्त किस्म के। और ये फॉन्ट्स हैं इम्पैक्ट, कॉमिक सेंस, ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी। और ये आमतौर पे कहाँ इस्तेमाल होते हैं डेकोरेटिव फॉन्ट? पोस्टर्स में, हेडलाइंस में, एड्स में, नॉट फॉर बॉडी टेक्स्ट। मतलब बुक का टाइटल उसको दे दो, सब टाइटल्स को डेकोरेटिव कर दो, लेकिन उसके अंदर जो अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो 2 3 4 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ, उसको नहीं करना। मोनो स्पेस फॉन्ट्स, ईच कैरेक्टर टेक्स अप द सेम अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस। ये थोड़ा सा खुला खुला फॉन्ट होता है, स्पेसिंग बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है, पढ़ने वाले को, रीडर को आसानी होती है। बास फॉन्ट्स ऐसे हैं जिसमें कैरेक्टर्स काफी क्लोज क्लोज होते हैं, इसमें कैरेक्टर थोड़े डिस्टेंस पे होंगे, पढ़ने वाले को, रीडर को आसानी होती है।
ये आमतौर पे जो आप कोडर होते हो, जो आप प्रोग्राम कोडिंग करने वाले, उसमें ये मोनो स्पेस फॉन्ट्स को लाइक करते हैं। टेक्निकल राइटिंग करनी हो, टाइप राइटर, आपने स्टाइल फॉन्ट यूज करना हो, आपने किसी ने आप में से कभी टाइपिंग राइटर को इस्तेमाल किया हो, थोड़ा खुला खुला स्पेस के साथ वो टाइपिंग करेक्टर्स ओपन होते हैं, स्पेसिंग बड़ी जबरदस्त होती है, ज्यादा होती है, तो मोनो स्पेस फॉन्ट्स ऐसे फॉन्ट्स को बोलते हैं। फिर एक और फॉन्ट की टाइप है हैंड रिटन फॉन्ट, डिजाइन टू लुक लाइक नेचुरल हैंड राइटिंग की तरह के होते हैं, बड़े स्टाइलिश ऐसे ऐसे बने हुए, हैंड राइटिंग जैसे की जाती है आपकी। और इसमें ये फॉन्ट है इंडियन फ्लावर के नाम से, डांसिंग शेप के नाम से, और ये इनफॉर्मल डिजाइन के लिए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के लिए हैंड रिटन फॉन्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी तरह ब्लैक लेटर के नाम से भी फॉन्ट है, तो ये सारे आपको, और इसमें जो जो आपकी जो फर्स्ट चॉइसेस होती हैं वो तीन फॉन्ट्स हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक ये ये नहीं नहीं, इसको टाइम रोमन इज एग्जांपल ऑफ दैट फॉन्ट, सेरिफ फॉन्ट और सैंस सेरिफ फॉन्ट, और डेकोरेटिव फॉन्ट, मोनोस्पेस और स्क्रिप्ट फॉन्ट, ये आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। और कभी ये फॉन्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड हों, आपको ये फॉन्ट्स यहाँ पे भी दिखते हैं। अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और आप यहाँ पे फॉन्ट्स के अंदर चले जाओ, फॉन्ट्स आपको यहाँ पे करेक्टर पैनल में बेशुमार फॉन्ट्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे फॉन्ट्स में चले जाओ, ये फॉन्ट्स हैं। कुछ में आपको ये देख रहे हो एजेस इसके, कुछ बड़े फ्लैट हैं, कुछ डेकोरेटिव हैं, कुछ बड़े स्ट्रेट हैं, मोनो टाइप ऑफ, ये कुछ ये इस तरह के स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होंगे स्टाइलिश, ठीक है। कुछ बड़े डेकोरेटिव भी होते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आपको डेकोरेटिव फॉन्ट्स को डाउनलोड करना हो तो ये आपको फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, और इनको फॉन्ट्स को अगर आपने कॉल करना हो और अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है। वेबसाइट्स में आपको दिखाने लगा हूँ। और इसके बाद मैं फौरन आपको उर्दू के लिए बता दूंगा कि उर्दू भी टाइप की जा सकती, उर्दू का भी फॉन्ट होते हैं, अगर आपको अवेलेबल करने हैं, डाउनलोड करने हैं तो कैसे, ये देखो ये वेबसाइट्स हैं। वैसे तो आप गूगल कर लो, वहाँ पे गूगल के भी अपने फॉन्ट्स हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके अलावा आपके 1001 फॉन्ट्स के नाम से वेबसाइट है। इसके अलावा आपके पास बेतहाशा फॉन्ट्स आपके पास मौजूद होते हैं, ये आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। ओ, कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूँ मैं आपको, वो असल में मेरी फाइल में चले, कोई बात नहीं, मैं इधर से दे देता हूँ। ये कुछ रोज़ पहले मैंने असल में इंस्टॉलेशन फ्रेश की है, तो एक फाइल में मैंने काफ़ी सारे इसके लिंक स्टोर किए थे, उर्दू के भी। मैं दोबारा से आपको इंशाल्लाह मंडे को दे दूंगा, तो ये बस याद करवा दूंगा। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको इमेजेस मिलते हैं, ये इमेजेस के लिए हैं। और एक वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको मिल जाएगा फॉन्ट्स। आगे वैसे मैंने आपको पिछली क्लास को मैंने दिए भी थी वो लिंक, ये ये वेबसाइट्स हैं। डा फॉन्ट है, एब्स्ट्रैक्ट फॉन्ट है, कूल टेक्स्ट है, फॉन्ट स्पेस है, 1001 फ्री फॉन्ट्स के नाम से है। इनमें से किसी आप वेबसाइट को ओपन कर लो, डा फॉन्ट को ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो गई, ये फॉन्ट्स हैं। और ये देखो ठीक ठाक लिस्ट है ए कैटेगरीज के, ए से स्टार्ट होने वाले फॉन्ट्स, ये देखो। इसमें कुछ डेकोरेटिव भी मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पे मोनो भी मिलेंगे, कुछ आपको जो है वो कौन से हैं जी, सेरिफ फॉन्ट्स मिलेंगे, कुछ सैंस सेरिफ फॉन्ट मिलेंगे। ये देखो, सेरिफ फॉन्ट में याद रखना ये आपके एजेस बाहर की तरफ नजर आएंगे, इसीलिए इसको सेरिफ बोलते हैं। और सैंस सेरिफ में एजेस फ्लैट होते हैं, ठीक है। कुछ बड़े डेकोरेटिव काइंड ऑफ होंगे, कुछ स्क्रिप्ट काइंड ऑफ, कोई आपके ये मोनो, ये देखो ये मोनो, अलग अलग करेक्टर बड़ा वाजे नजर आएगा। ये सारे फॉन्ट्स हैं, जो आपको चाहिए यहां से डाउनलोड कर लो। फॉन्ट का नाम है ए गुड हॉलीडे, क्लिक करते हैं।
ये डाउनलोड हो गया। अभी आपको इसको इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ। गैलेगा फॉन्ट डाउनलोड कर लो, ये भी आ गया। ये फ्रेंड इन डीड, नाम भी देखो कैसा है, ये फ्रेंड इन डीड, डाउनलोड कर लो। ये फॉन्ट्स हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड जब हो जाए, ये जिस तरह एक वेबसाइट से किए इसी तरह दूसरी तीसरी से भी आप कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट, ये भी एक बहुत फेमस वेबसाइट है, यहां से भी आप अपने फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, बड़े जबरदस्त किस्म के फॉन्ट्स हैं, ये देखो काफी सारे। सेरिफ, सैंस सेरिफ, डेकोरेटिव, ये फॉन्ट सारे के सारे मौजूद हैं। ये सपोज आपने एक मूवी टाइटल बनाना था, उस पर आपको ये फॉन्ट अच्छा लगा, आपने डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड जब होता है तो ये डाउनलोड के फोल्डर में आता है। डाउनलोड के फोल्डर में इस तरह आपको ये फॉन्ट्स नजर आएंगे। इनको सबसे पहले, ये 4 मैंने डिफरेंट फॉन्ट्स डिफरेंट वेबसाइट से किए हैं, आप इसी तरह कर लीजिएगा। एक अच्छी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने पास। और बाज़ वक़्त आपको टाइटल्स बनाने होते हैं, बाज़ वक़्त आपको अपना कंटेंट डेवलप करना होता है, फॉन्ट्स नहीं मिल रहे होते, या क्लाइंट की फरमाइश होती है कि फलां फॉन्ट मुझे चाहिए। फ्री अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना होगा। कुछ पेड फॉन्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके एक एक करके, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट वन गुड हॉलीडे, फॉर ये फोल्डर बन गया। इस तरह ये राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट गलीगा के नाम से, ये एक फोल्डर बन गया। फिर ए फ्रेंड इन नीड के नाम से राइट क्लिक, ये एक आपका फोल्डर बन गया। और लास्ट वन इज एफ आर वॉरियर प्लान, ये लो राइट क्लिक, ये आपका एक फोल्डर बन गया। आपने सबसे पहले डाउनलोड करना है, नंबर 2 एक्सट्रैक्ट करना है, नंबर 3 इंस्टॉल करना है। ये लो इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। और आपने इनमें से किस फाइल को क्लिक करना है, ये पीडीएफ है, इसके अंदर इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई, इस फॉन्ट से रेलेवेंट सैंपल्स वगैरह पड़े होंगे। ये फाइल जिसमें लिखा होगा फॉन्ट फाइल, पीडीएफ को नहीं करना, फॉन्ट फाइल जहां जहां लिखा हो राइट क्लिक करके इंस्टॉल करते जाओ। हो गया, डन। बैक करो, इसमें आ जाओ, राइट क्लिक, इंस्टॉल, ये भी हो गया। बैक करो, राइट क्लिक, इंस्टॉल, बैक करो, वॉरियर वाला, एफ आर वॉरियर, ठीक है, इंस्टॉल। बस ये काम करना है। और उसके बाद आपने जाना है इलिस्ट्रेटर में, और अपनी हेडिंग्स हैं या टाइटल्स हैं या जो भी है, उसको आपने सेलेक्ट करना है। करने के बाद यहाँ पे आप इस फॉन्ट को, कैरेक्टर पैनल में जाओ, और यहाँ पे फॉन्ट का नाम अगर सर्च करना है तो यहाँ पे कर सकते हो, एफ आर वॉरियर। ये देखो एफ आर जैसे टाइप किया, ये टॉप पे आ गया, ये थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टॉल किया। इस तरह आपका फॉन्ट भी लग गया, और साइज करना है, साइज यहाँ से करना है। ये आप देख रहे हो, अब वो टाइटल था या पैराग्राफ था या जो भी था, उसके ऊपर फॉन्ट अप्लाई करके भी दिखा दिया। दिस इज ऑल अबाउट फॉन्ट्स। अब जाने से पहले मैं चाह रहा था मैं इसको वाइंड अप कर दूं टॉपिक को। उर्दू कैसे लिखते हैं? उर्दू लिखने के बाद उसको आप जो दिल दिल करता है, होगा यही टूल इस्तेमाल। आप पाथ के ऊपर भी उर्दू लिख सकते हो, इनसाइड योर शेप पाथ के ऊपर भी आप इनसाइड योर शेप भी आप पुट कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, टच टूल भी वैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले उर्दू लिखने के लिए यहाँ पे, जहां पे आपने उर्दू लिखनी है, टूल यही इस्तेमाल होगा, टाइप टूल। ठीक है, टाइटल वाइटल बनाने हैं, कोई यहाँ पे दरमियान में लिखना है। लेकिन उर्दू लिखने के लिए आपको यहाँ पे, उर्दू टाइपिंग के लिए आपको उर्दू का यहाँ पे सॉफ्टवेयर या पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। अभी इंस्टॉल है कि नहीं है? अब आपने ये यहाँ पे देखना है। यहाँ पे अगर आप देखो, लैंग्वेज ईएनजी के नाम से इंडिकेशन आपको नहीं मिल रही। इसका मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है, लैपटॉप है, जिसमें उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। अब उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, बल्कि उर्दू कीबोर्ड लेआउट का पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हम कर रहे हैं 10 या 11 जो भी है, इसमें आपको एक सपोर्ट देता है, लैंग्वेज की सपोर्ट देता है, पैकेज को इंस्टॉल करने की परमिशन देता है। और पैकेज इंस्टॉल कैसे होता है, हाउ टू इंस्टॉल पैकेज?
नहीं जी, जल्दी से मैं पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, फिर उर्दू टाइप करके और फिर फाइनली कुछ फॉन्ट डाउनलोड करके आपको दिखा के अप्लाई करके क्लोज करता हूँ लेक्चर। ये देखें जी, सबसे पहले हाउ टू सेट कीबोर्ड, उर्दू कीबोर्ड लैंग्वेज पैक, ये कैसे इंस्टॉल करना है। अब इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक है विंडोज की अपना बिल्ट इन, विंडोज बिल्ट इन अपना पैकेज, उसको इंस्टॉल कर दो। मुश्किल होता है कीबोर्ड, मैं आमतौर पे ये कहता हूं ये ना करो। दूसरा होता है CRULP, ये एक वेबसाइट है CRULP, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड के लिए, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, ये मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, इसको इंस्टॉल करो अगर उर्दू लिखनी है। लेकिन पहले मैं ए वाला करूंगा पार्ट और फौरन उसके बाद मैं ये वाला काम करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं टाइप करके आपको फाइनल फिनिशिंग कर देंगे इसकी लेक्चर की। ये देखो, सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में जाना है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट करना है कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल के अंदर जाके स्टूडेंट्स यहाँ पे ना लार्ज आइकन अगर होगा तो वेरी गुड, अगर कैटेगरी हो तो लार्ज आइकन में चले जाना, कैटेगरी में लार्ज आइकन पे चले जाना। और यहाँ पे रीजन देखो किधर है, रीजन, ये है रीजन, रीजन में आपने जाना है और रीजन में जाके यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंसेस होगा, इस पे क्लिक करना है और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस पे क्लिक करके यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, प्रेफर्ड लैंग्वेजेस आएंगी जो कि इस वक्त सिर्फ इंग्लिश है। ये इंग्लिश इसलिए है कि जब इंस्टॉलेशन की गई थी आपने वहां पे लैंग्वेज इंग्लिश ही इंस्टॉल की थी। यहाँ पे आपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में ऐड करवाना है यहां से। अभी तक चूंकि एक लैंग्वेज है इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है, जब दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी यहाँ पे इंडिकेटर आएगा स्विच करने के लिए, फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश। जब तक सेकंड लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं होती इंडिकेटर यहाँ नहीं आता, सीधी सी बात है। इंडिकेटर की विजिबिलिटी तब होती है जब आप सेकंड लैंग्वेज अरेबिक, उर्दू, जापानीज जो भी करना चाहो, ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे अगर लिस्ट पे सर्च करना है तो यहाँ पे उर्दू लिख दो, भारत की नहीं करनी, आपने पाकिस्तान की उर्दू को क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और इस तरह इंस्टॉलेशन आपकी विंडोज खुद करके आपको दे देगा। एक तो ये है तरीका, ये लैंग्वेज पैक इंस्टॉल करने लगा, ये लो। और जैसे ही इंस्टॉलेशन हुई ये देखो इंडिकेटर इज देयर, जब ये ENG आ गया इसका मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, इंग्लिश और उर्दू। इंस्टॉलेशन ओके। अब आप अगर इसको करना चाहो, देखना चाहो, ये लो इलिस्ट्रेटर में गए, यहां पे यू नीड टू टाइप इन उर्दू, आपने T फॉर टाइप क्लिक करना है और यहां पे क्लिक करने से पहले इंग्लिश की बजाय आपने उर्दू पाकिस्तान को क्लिक कर देना, जिसमें लैंग्वेज जिसको रिक्वायर्ड है, अरेबिक है अरबी ले लो, उर्दू ले लो, फ्रेंच ले लो, रशियन ले लो, जो भी लैंग्वेज पैक इंस्टॉल किया होगा वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे उर्दू लिखनी शुरू करनी है, टाइप हियर पाकिस्तान। अच्छा, ये देखो लिखी तो जा रही है लेकिन एक इसमें मसला है, क्या, ये आपके कैरेक्टर्स को ब्रेक करके लिख रहा है, ये देखो। और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के लिए इसमें से कौन सा अल्फाबेट राइट है। पी पाकिस्तान के लिए है, नो, यहां पे कुछ और होगा, फोनेटिक नहीं है, ये फोनेटिक दूसरे वाला है। पी पे, बी बे, ए अलिफ, टी टे, डब्ल्यू वाओ, आई ये होता है फोनेटिक। वो कीबोर्ड जो दूसरे वाला मैं आपको इंस्टॉल करना सिखाऊंगा वो आपने कर लेना है, ये मुश्किल है जरा। और अगर आपको एग्जैक्टली इसको सीखना हो, समझना हो, तो आपने एक काम करना है, आपने यहाँ पे जो काम करना है वो ये स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है ऐसे स्पेस में और ये आपने टच कीबोर्ड को ऑन कर लेना, टच कीबोर्ड आपको हेल्प करेगा। और टच कीबोर्ड पे क्लिक करते ही ये जहां अलिफ आर लिखा हुआ ना रे उर्दू या इंग्लिश, यहां पे साइड पे एक छोटा सा आइकन आ जाएगा कीबोर्ड का, इस पे जब क्लिक करोगे ये आपको हेल्प करेगा कि कौन सा लेटर किसके लिए है। पता ये चला कि अगर मैं पी प्रेस करूंगा हे आएगा, पी के साथ ओ है जीम आएगा, यू है बे आएगा,
जेड प्रेस करूंगा तो काफ आएगा, वहां पे जेड है असल में। ये तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए सीखना, टाइप करने में दिक्कत होगी। इसके लिए फिर आपने एक काम करना है, उसके लिए आप एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। आप गूगल करो, आसानी के लिए बता रहा हूँ। और गूगल करने से पहले लाजिम बात है आपने यहाँ पे इंग्लिश में स्विच कर लेना, गूगल कर लेना। और यहाँ पे CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड, इसको आपने डाउनलोड करना है। और इसमें किस वेबसाइट पे जाना है ये मैं आपको स्क्रॉल डाउन करूंगा। यहाँ पे देखना CRULP करके कोई वेबसाइट होगी। कहाँ है? ये कोई नहीं है इसमें। ये ये लिखा जा रहा है CRULP उर्दू फोनेटिक, ये इसको आपने डाउनलोड करना, ऊपर किसी को नहीं करना। मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, हो सकता है उसमें भी हो, लेकिन आपने ये वाली वेबसाइट पे जाना है। और यहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड, ठीक है। ये डाउनलोड ऐसे कर लेना, ये डाउनलोड शुरू हो गया। थोड़ी देर लगेगी डाउनलोड के फोल्डर में। ये आपका CRULP, नहीं ये नहीं आया, एक सेकेंड दोबारा से, ये देखो। ये अलाउ करना पड़ा मुझे, ये आ गया, ये देखो नीचे ये आ गया, ठीक है। इसको अब आपने राइट क्लिक करके जिस तरह फॉन्ट को इंस्टॉल किया था, इसमें भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करेंगे फोल्डर बन जाएगा, ये आ गया, इसमें सेटअप की फाइल होगी, इसको आपने रन करना है, बस दैट्स इट। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, परमिशन मांगे डिवाइस के ऊपर, यस कर दो। ये आपका इंस्टॉल होते ही एक थर्ड भी लैंग्वेज पैक आ जाएगा यहाँ पे, उसका नाम होगा CRULP, पूरा इंस्टॉल मेरे ख्याल में, ठीक है। ये हो गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट, क्लोज। ये देखो ये आ गया। इसको अगर आप क्लिक करो और कीबोर्ड, टच कीबोर्ड को ऑन करो, ये आसान है। P फॉर पे, L फॉर लाम, इसी तरह जीम फॉर जे, जे जीम पे होगा, ठीक है। और जी ये काफ पे होगा, F है ये D है, ये S है, और ये A है। ये आसान है, ये है फोनेटिक कीबोर्ड। इसमें अगर आप टाइपिंग करोगे ना उर्दू में, लिखना आसान है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि पहले इंस्टॉल करना, वो करना पड़ेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट का करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिकेटर जब तक नहीं आएगा आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे। CRULP सेकंड अटेम्प्ट में इसको आपने डालना है। और ये जब हो गया, अब आ जाओ चेक करते हैं क्या उर्दू वर्जन हमारा प्रॉपर आ रहा है। लेट्स सी, दोबारा टाइप करता हूं, पाकिस्तान, P अलिफ काफ सीन ती ए एन लिखा गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। एक प्रेफरेंसेस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, उसका नाम है इंडिक ऑप्शन। इंडिक ऑप्शन जब तक नहीं ऑन करोगे ये इकट्ठा लेटर नहीं लिखेंगे, ये जुड़ेगा नहीं। लिख मैंने सही दिया है पाकिस्तान, लेकिन ये हर एक हरफ अलग अलग है। इसको ठीक करना हो तो, ठीक है, इसको ठीक करना हो तो आपने काम करना है, एडिट मेन्यू में जाना है, प्रेफरेंसेस में, और यहां पे देखना टाइप किधर है। टाइप है ना, टाइप में जाना है और यहां पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना, ये वाली इंडिक ऑप्शन। बस ये आपका काम ओके हो गया। अगर नहीं हुआ तो एक दफा आपको एग्जिट करके दोबारा इलिस्ट्रेटर लोड कर लेना, अगर नहीं हुआ तो। लेट्स सी, नहीं हुआ, ठीक है। आपने इसको सेव करना है और आपने इलिस्ट्रेट से एक बार क्विट करना है, बस जी लास्ट मिनट, एक दफा आपने एग्जिट करना है, ठीक है। एग्जिट कर लीजिएगा एक दफा, क्योंकि बाज़ औक़ात ना
इसको, इसकी कुछ फाइल्स होती हैं, लो लेवल रजिस्ट्री फाइल्स होती हैं, उसको अपडेट करना पड़ता है, तो वो आपको एक दफ़ा क्विट करना पड़ता है। तो ये हम कर लिया। अब आप दोबारा से उस फाइल को ओपन कर लो। हो जाए तो ठीक है, नहीं तो एक दफ़ा एग्जिट कर लेना सेव करके। लो जी, बस इतना ही आज का आपका जॉब जो हमने करनी थी। और अब अटेंडेंस कर लेते हैं। उम्मीद है आपको आज काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी इसको फाइनल फिनिश करते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि लेटर कौन से क्या है, अब आसानी है, ठीक है, आसानी हो चुकी है आपके लिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, उर्दू फोनेटिक को ऑन करता है, ठीक है। उसके बाद चाहे आप डायरेक्ट टाइप कर लो, अब भी इजी हो गया आप लोगों के लिए, या आप इसकी हेल्प ले लो। चेक करो, डन। बाकी फॉन्ट शॉन्ट बड़ा करना है, छोटा करना है, उसी तरह होगा जिस तरह आम तौर पे एक टेक्स्ट का किया जाता है। फॉन्ट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू नीड टू इंस्टॉल मोर फॉन्ट्स, गो एंड डू दिस। ये मैंने कोई 4-5 और भी वेबसाइट्स आपको इंशाल्लाह मैं दे दूंगा, कॉपी पेस्ट आपको सेंड कर दूंगा। ये एक उनमें से एक वेबसाइट है जहां से आप फॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हो उर्दू के। इसके अलावा मैं आपको भी बता देता हूँ, ये देखो, ये उर्दू के फॉन्ट्स हैं, आपने यहाँ से डाउनलोड करने हैं, उसी तरह जिस तरह इंग्लिश के करते हैं। ये डाउनलोड, ये डाउनलोड हो रहा है। और अगर आपको इसके अलावा चाहिए, गूगल कर लेना। देखिए, इंग्लिश में इसको पहले वापस ले आना, फिर गूगल कर लेना। नीड टू इंस्टॉल फ्री उर्दू फॉन्ट्स, डाउनलोड फ्री उर्दू फॉन्ट्स। ये देखो, एक ये भी वेबसाइट है उर्दू फॉन्ट के नाम से, उर्दूगा के नाम से, उर्दू फॉन्ट .com के नाम से, उर्दू निगार के नाम से। गूगल फॉन्ट्स में भी ये नस्तालीक उर्दू के नाम से फॉन्ट पड़े हुए हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। बेशुमार वेबसाइट मिल जाएगी आपको, यहाँ से आप, उर्दू लैब्स की भी एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बेशुमार आपको ऐसे मिल जाएंगी वेबसाइट जहाँ से आप स्टाइलिश किस्म के उर्दू के फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो फ्री, ठीक है। जो अच्छा लगे क्लिक करो और डाउनलोड कर लो। ये सारे स्टेप भी बताएंगे क्या क्या करना है। करना कुछ भी नहीं है, ये करना है जो बताने लगा हूं। डाउनलोड में जाना, और ये फॉन्ट था समीर बसाम के नाम से, ये लो, ये कोई क्रिएटर होगा जिसने बनाया होगा, ठीक है। तो आपने ये फॉन्ट, आपके पास ये आ गया फोल्डर, और इसमें इसको वैसे इंस्टॉल करना है जिस तरह इंग्लिश के किए थे, कोई मसला नहीं है। और फिर आप अपने इलस्ट्रेटर में जाके इस फॉन्ट को यहां से आप ऑन कर लेना। ये देखो, ये आ गया, देख रहे हो पीछे फॉन्ट चेंज हो रहा है, ये देखो। फिर इसको अगर आप चाहो किसी शेप पे फिट करना, उसी तरह होगा जिस तरह एक आम तौर पे हम करते हैं। जिस तरह आमतौर पे हम करते हैं, तो ये वैसे ही होगा जनाब। आप इसी तरह टाइप ऑन ए पाथ लोगे, और यहाँ पे आप जाके क्लिक कर दोगे, और यहाँ पे फिर उर्दू का फॉन्ट जैसे आप टाइप करना चाहो। लेकिन एक काम कर लेना, यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर देना।
बाकी ये आपको याद होगा, मैंने कल बताया था आपको, अगर आपने इसको मूव करना हो। समझ आ रही है बात की? बाकी चीजें वही हैं जो इंग्लिश के लिए हैं, वो उर्दू के लिए भी वैसे ही। इनसाइड करना हो, आउटसाइड करना हो, ऑन ए पाथ करना हो, सब वैसे ही चलेगा। ले जनाब।